बुरा न मानो होली है, बुरा न मानो होली है। हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? हो आप सब बढ़िया होंगे बच्चों, मैं भी एकदम बढ़िया हूं। चलिए, तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। सभी बच्चे मुझे आज एनर्जेटिक लग रहे हैं एकदम, वाह। यस अनिकेत बेटा, 5 बजे छोड़ दूंगा ये क्लास आपकी, 5 बजे छोड़ दूंगा बेटा अनिकेत। तुम कहोगे तो 6 बजे छोड़ दूंगा, ठीक है अनिकेत? चलो, लेक्चर नंबर 2। सारे बच्चे एक बारी पहले ये नोट डाउन कर लेंगे, जल्दी से नोट डाउन कर लो, उसके बाद स्टार्ट करते हैं आगे की स्टोरी। बेटा आज 6 बजे तक चलेगी बेटा ये क्लास। न 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 न। नहीं, जेवन नहीं खेला अनिकेत। स्क्रीन पे से हटो सर। डन 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 डन। आगे चलें, यस और नो? डन 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 डन। चलिए, मुझे लगता है हो गया है सबका, ठीक है। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। एक नेक्स्ट टॉपिक लिखा हुआ है जो एग्जाम से ऐसा पूछा नहीं जाएगा, तो आप इस पे लिख लीजिए ओनली रीड। क्या लिख लेंगे? ओनली रीड। इसे लर्न करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने बस ये बताया है कि हम डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करते हैं। भैया हम डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज करते हैं, देखो अब ये अकाउंटिंग का मैटर है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना अकाउंटिंग का मैटर है कि डेप्रिसिएशन क्यों चार्ज किया जाता है, क्या रीजन है डेप्रिसिएशन चार्ज करने का। बहुत सिंपल है, देखो नॉर्मली मान लीजिए मैंने, अगर आज कंपनी ने कोई कार खरीदी, आज कंपनी ने कोई कार खरीदी, क्या वो हमेशा नई रहेगी या वो धीरे धीरे पुरानी हो जाएगी? मान लीजिए हमने आज एक कार खरीदी 10 लाख रुपए की, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, ईयर 6, ईयर 7, ईयर 8। क्या 8 साल बाद भी वो कार 10 लाख रुपए की रहेगी या उसकी वैल्यू कम हो जाएगी? ऑफ कोर्स उसकी वैल्यू मान लीजिए 1 लाख रुपए हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? बिकॉज ऑफ मेनली वियर एंड टीयर की वजह से। एक तो रीजन क्या है? वियर एंड टीयर, क्योंकि हमने उसे इतना इस्तेमाल करा, अब वो पुरानी हो चुकी है। अगर कोई कंपनी डेप्रिसिएशन प्रोवाइड नहीं करी, मान लीजिए डेप्रिसिएशन की एंट्री नहीं मारेगी, तो उससे क्या होगा? नॉर्मली जब हम डेप्रिसिएशन की एंट्री मारेंगे तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, मान लीजिए 50,000, छिव कार अकाउंट 50,000, और फिर ये डेप्रिसिएशन कहां पर डेबिट हो जाएगा? P&L अकाउंट डेबिट 50,000 टू डेप्रिसिएशन 50,000, यानी अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 50,000 रुपए का हमने खर्चा बुक कर दिया, है ना। अगर हम ये नहीं करते, अगर ये एंट्रीज नहीं मारी होती, तो क्या होता? कार की वैल्यू ओवर स्टेटेड दिखती। अगर हम कार पे डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे तो हमेशा कार कितने की दिखती रहेगी? 10 लाख रुपए की दिखती रहेगी, जबकि हर साल उसकी वैल्यू कम होती जा रही है, जबकि हर साल कार की वैल्यू कम होती जा रही है, लेकिन उसकी वैल्यू ज्यादा दिखती रहेगी। एंड
प्रॉफिट भी 50,000 से कम नहीं दिखेगा। प्रॉफिट भी मान लीजिए अगर इस साल प्रॉफिट 7 लाख हुआ था और अगर हम डेप्रिसिएशन की एंट्री नहीं मारेंगे, है ना, डेप्रिसिएशन की एंट्री नहीं मारेंगे तो उसमें से 50,000 कम करा ही नहीं जाएगा, तो प्रॉफिट भी ज्यादा दिखने लगेगा। और अल्टीमेटली बाद में जब कार को बेचने का टाइम आएगा तो उस टाइम पे क्या होगा भाई, 10 लाख रुपए की जो बुक्स में कार दिख रही होगी वो 1 लाख में जब बिकेगी तो सीधा 9 लाख रुपए का लॉस उस दिन दिखने लगेगा। हमने क्या किया, उस लॉस को बांट दिया ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स। तो इसीलिए डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करा जाता है और डेप्रिसिएशन को प्रोवाइड करके क्या किया जाता है, उसके बाद ही जो प्रॉफिट आता है उसमें से ही जो है डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है, उसी में से डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है। तो ये आपको रीड करने की जरूरत है सच नहीं है, इन्होंने यही बोला है कि अगर डेप्रिसिएशन नहीं डालोगे तो बैलेंस शीट में एसेट ज्यादा वैल्यू पे दिखेंगे और प्रॉफिट्स भी क्या होंगे, ज्यादा वैल्यू पर दिखेंगे, जो कि गलत है। चलिए आ जाइए सीधा ट्रांसफर टू रिजर्व टॉपिक पर, पेज नंबर 8.9 ट्रांसफर टू रिजर्व टॉपिक पर। यहां पर बात हो रही है, मान लीजिए अगर किसी कंपनी ने, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, उसने करंट ईयर में प्रॉफिट कमाया 50 करोड़ रुपीस का। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, क्या इस 50 करोड़ रुपीस के प्रॉफिट्स में से फ्री रिजर्व्स के अंदर कोई अमाउंट ट्रांसफर करना मैंडेटरी है या ऑप्शनल है? सबसे पहला क्वेश्चन है कि अगर कंपनी ने करंट ईयर में 50 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया है, तो फ्री रिजर्व्स में ट्रांसफर करना ऑप्शनल है या मैंडेटरी है? तो लॉ कहता है पहले मैंडेटरी हुआ करता था, बट आज की तारीख में ये क्या है, ऑप्शनल है। और किसके पास ये चॉइस है? ये चॉइस कंपनी के पास है। कंपनी डिसाइड करेगी कि वो अमाउंट डालना चाहती है रिजर्व्स के अंदर या नहीं डालना चाहती। यानी वो डाल भी सकती है, ट्रांसफर भी कर सकती है और नो ट्रांसफर भी कर सकती है। ये कंपनी को डिसाइड करना है। बट सेकंड क्वेश्चन आता है कि अगर कंपनी ये डिसाइड करती है कि ट्रांसफर करना है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कितना परसेंटेज ट्रांसफर करना है। 50 करोड़ का 10% ट्रांसफर कर दे, 5 करोड़ ट्रांसफर कर दे, 20% ट्रांसफर कर दे, 10 करोड़ ट्रांसफर कर दे, कितने परसेंट ट्रांसफर करना है? अगेन लॉ कहता है कि कितने परसेंट ट्रांसफर करना है वो भी कंपनी की मर्जी है, कंपनी डिसाइड करेगी। पहले ट्रांसफर करना है या नहीं करना, यह भी कंपनी की मर्जी है, और ट्रांसफर कितने परसेंट करना है यह भी कंपनी की मर्जी है। यानी आज की तारीख में कंपनी जो है बिना रिजर्व्स में ट्रांसफर करे, बिना फ्री रिजर्व्स में ट्रांसफर करे, क्या कर सकती है, डिक्लेयर कर सकती है डिविडेंड को। सो नेक्स्ट पॉइंट इसी बारे में बात करता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट्स टू रिजर्व फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर हैज बीन लेफ्ट एट द डिस्क्रिशन मतलब ऑप्शन ऑफ द कंपनी, कि ट्रांसफर करना है या नहीं करना है वो कंपनी के ऊपर छोड़ दिया गया है। देयरफॉर कंपनी फ्री है, यानी कंपनी जब चाहे ट्रांसफर कर सकती है प्रॉफिट का जितना पोर्शन चाहे उतना पोर्शन, जो उसे ठीक लगता है फ्री रिजर्व्स के अंदर। इट में ऑल्सो डिसाइड, और इवन कंपनी ये भी डिसाइड कर सकती है कि इस साल हम रिजर्व्स के अंदर कुछ भी ट्रांसफर नहीं कर रहे, इस साल हम रिजर्व्स के अंदर कुछ भी ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। सो इलुस्ट्रेशन 1 अगर हम देखें, फॉर द करंट ईयर, मान लीजिए एक कंपनी है जिसका नाम है अल्मा वॉचेस लिमिटेड कंपनी का नाम है। ये प्रपोज कर रही है टू ट्रांसफर करने के लिए, क्या ट्रांसफर करने के लिए प्रपोज कर रही है, मोर देन 10% ऑफ इट्स प्रॉफिट टू द रिजर्व्स, मोर देन 10%, 10% से ज्यादा करना चाहती है। यानी डिविडेंड पे करने से पहले 10% से ज्यादा का प्रॉफिट जो है क्या करना चाहती है, रिजर्व्स में। क्या कंपनी ऐसा कर सकती है? द आंसर इज यस, बिल्कुल, क्योंकि ट्रांसफर करना है या नहीं करना यह भी कंपनी की मर्जी है, और कितना करना है यह भी कंपनी की मर्जी है। और इसीलिए ये जो कंपनी है इज फ्री टू ट्रांसफर एनी पार्ट ऑफ इट्स प्रॉफिट टू रिजर्व एज इट में डीम फिट, मतलब जो कंपनी को सही लगता है, जो कंपनी को सही लगता है। नेक्स्ट आता है इलुस्ट्रेशन नंबर 2। इलुस्ट्रेशन नंबर 2 क्या कह रहा है, कंपनी है ब्रिक्स
शिपयार्ड्स लिमिटेड, जिसने प्रॉफिट कमाया है 1000 करोड़ रुपीस का फाइनेंशियल ईयर 18-19 में, कंपनी चाहती है इस साल 8.75% का डिविडेंड देना, लेकिन डिविडेंड देने से पहले कंपनी कोई भी अमाउंट अपने रिजर्व्स में ट्रांसफर करना नहीं चाहती। क्या यह कंपनी ब्रिक्स शिपयार्ड लिमिटेड ऐसा कर सकती है? अगेन यस, ये कंपनी ऐसा कर सकती है। अगर वो चाहे तो कोई भी पैसा रिजर्व्स में ट्रांसफर नहीं करना है, वो ऐसा कर सकती है और बिना ट्रांसफर करे सीधा डिविडेंड डिक्लेयर करी जा सकती है। बिकॉज आज की तारीख में अमाउंट ट्रांसफर करना है या नहीं करना है ये कंपनी की मर्जी के ऊपर है, और कितना करना है ये भी कंपनी की मर्जी के ऊपर है। लेकिन ये सिर्फ फ्री रिजर्व्स की बात हो रही है बेटा। जो मैंडेटरी रिजर्व्स होते हैं, मैंडेटरी रिजर्व्स मतलब हम आगे जाकर कुछ चैप्टर्स पढ़ेंगे जिसमें आप ये पढ़ोगे कि कंपनी अगर डिबेंचर इशू करती है तो उसे डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाना मैंडेटरी है। अरे भाई, जो चीज मैंडेटरी है वो कंपनी की मर्जी पे थोड़ी है, वो तो उसे बनाना पड़ेगा ना। हम आगे जाकर पढ़ेंगे कि कंपनी को डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व बनाना मैंडेटरी है। अरे जो रिजर्व बनाना मैंडेटरी है, जो रिजर्व बनाना मैंडेटरी है उसमें कंपनी की मर्जी नहीं चलेगी, उसमें लॉ की मर्जी चलेगी। इसीलिए यहां पर इंप्लाइड है कि बाकी फ्री रिजर्व्स की बात यहां पर हो रही है, बाकी फ्री रिजर्व्स की बात हो रही है। वापस आ जाइए, मैंने आपको एक कंपैरिजन बोला था, जो कंपैरिजन हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था वो कंपैरिजन अब कंप्लीट करने का टाइम आ गया है। मैंने आपको बोला था कि आपको क्लियरली पता होने चाहिए सोर्सेज ऑफ फाइनल डिविडेंड, और आपको क्लियरली पता होने चाहिए सोर्सेज ऑफ इंटरिम डिविडेंड, ताकि रात को जब आप सोने जाएं तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो। सोर्सेज ऑफ इंटरिम डिविडेंड एक एक करके लिखते हैं। सोर्सेज ऑफ फाइनल डिविडेंड में क्या क्या था? फाइनल डिविडेंड के सोर्स में सबसे पहला सोर्स था करंट ईयर का प्रॉफिट, करंट ईयर का प्रॉफिट। दूसरा सोर्स था क्रेडिट बैलेंस इन पी एंड एल अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस इन पी एंड एल अकाउंट। तीसरा सोर्स था फ्री रिजर्व्स, फ्री रिजर्व्स। और चौथा सोर्स था, अब मैं बोथ वाला नहीं लिख रहा हूं यार, वो इंप्लाइड है। चौथा था मनी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, मनी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। जब मनी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जब मनी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है इन परजुएंस ऑफ गारंटी, इन परजुएंस ऑफ गारंटी। एक बच्चा बार बार लिख रहा था कि सर क्या ये पॉइंट सिर्फ गवर्नमेंट कंपनी के लिए एप्लीकेबल है? बेटा डायरेक्टली कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि ये वाला लास्ट सोर्स गवर्नमेंट कंपनी के लिए, बट मोस्टली एक गवर्नमेंट जब है तो वो गारंटी गवर्नमेंट कंपनी के लिए ही लेगी, बट ऐसा लॉ में कहीं नहीं लिखा है। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट आता है बेटा सोर्सेज ऑफ इंटरिम डिविडेंड। सोर्सेज ऑफ इंटरिम डिविडेंड तीन थे, कहां गए? न न न न न ये रहे सोर्सेज। तो यहां पर सबसे पहला सोर्स था, आप ये मान लीजिए सबसे पहला सोर्स था क्रेडिट बैलेंस इन पी एंड एल अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस इन पी एंड एल अकाउंट। दूसरा सोर्स था प्रॉफिट ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर, प्रॉफिट ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर, उस फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट फॉर विच interim dividend is declared, for which interim dividend is declared। और लास्ट सोर्स प्रॉफिट, प्रॉफिट टिल द क्वार्टर, टिल द क्वार्टर, प्रॉफिट टिल द क्वार्टर preceding the date of declaration of interim dividend, interim dividend। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो इंटरिम डिविडेंड में फ्री रिजर्व्स और मनी प्रोवाइडेड गवर्नमेंट वाली बात नहीं लिखी हुई है, वो सिर्फ फाइनल डिविडेंड के लिए हम कंसीडर करेंगे। आगे चलते हैं। अब एक टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था इंटरिम डिविडेंड में, ध्यान से सुनना। मैंने आपको इंटरिम डिविडेंड में बताया था कि अगर 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 अगर
ठीक है। अगर कंपनी के पास मान लीजिए क्रेडिट बैलेंस इन P&L है, क्रेडिट बैलेंस इन P&L अकाउंट है 50 करोड़, फ्री रिजर्व्स हैं 100 करोड़, और कंपनी ने अभी यहां तक लॉस किया है, यहां तक कितने का लॉस किया है, 2 करोड़ रुपए का लॉस किया है, और कंपनी यहां पर इंटरिम डिविडेंड देना चाहती है। याद है क्या, धुंधला धुंधला याद आ रहा है क्या? कंपनी अगर यहां पर इंटरिम डिविडेंड देना चाहती है, क्या दे सकती है? यस, ये कंपनी इंटरिम डिविडेंड दे सकती है, लेकिन मैक्सिमम रेट क्या रहेगा? मैक्सिमम रेट रहेगा लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स का एवरेज रेट लेंगे। ठीक है, यही सिखाया था, यहां तक ओके है सब, यही सिखाया था। ठीक है, ओके यहां तक, क्योंकि अब मैं इसी का सिमिलर टॉपिक फाइनल डिविडेंड के लिए पढ़ाने जा रहा हूं कि अगर फाइनल डिविडेंड के केस में हमारे पास प्रॉफिट्स नहीं है तो क्या करेंगे, प्रॉफिट्स नहीं है तो क्या करेंगे। ठीक है, चलिए ओके सर, नेक्स्ट टॉपिक आता है, ये रहा, कहां चला गया भाई, न न न न न दैट इज डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड व्हेन देयर इज इनएडुकेसी मतलब नॉट इनफ और एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट। यानी फाइनल डिविडेंड के केस में क्या होगा, अगर प्रॉफिट्स कम है तो क्या होगा। इसकी थ्योरी हम बाद में पढ़ेंगे, इसकी थ्योरी हम पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, बट पहले हम इसका एक प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे। ये रहा इलुस्ट्रेशन नंबर 3, और इस इलुस्ट्रेशन नंबर 3 को आप एग्जाम के लिए क्या मान लीजिए, इंपॉर्टेंट मान लीजिए। यहां पर आपको पहले से एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, फाइनल डिविडेंड का। लेट्स डिस्कस इट कि ये कैसे सॉल्व होगा, एक एक करके ध्यान से सुनना। एक कंपनी है कैप्रिकॉर्न इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एक कंपनी है कैप्रिकॉर्न इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसका पेड अप कैपिटल, ठीक है, इलुस्ट्रेशन नंबर 3 में एक कंपनी है जिसका नाम है कैप्रिकॉर्न इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कैप्रिकॉर्न इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसका पेड अप कैपिटल कितना है, जिसका पेड अप कैपिटल है ₹200 लैक्स, जिसके एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स, फ्री रिजर्व्स कितने, एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स में मान लीजिए सभी जो दिए हुए हैं वो फ्री रिजर्व्स दिए हुए हैं, जिसके एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स हैं, यानी इकट्ठे हुए हुए रिजर्व्स हैं, कितने अमाउंट के, 240 लाख रुपए के, 240 लाख रुपए के। कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कंपनी को करंट ईयर 31 मार्च 20 में करंट ईयर में लॉस हुआ है। कंपनी को करंट ईयर में क्या हुआ है, कंपनी को करंट ईयर में कितने का लॉस हुआ है, 30 लाख रुपए का लॉस हुआ है, 30 लाख रुपीस का लॉस है। ठीक है सर, ओके। अब कंपनी के हमें पिछले 3 सालों के डिविडेंड दे रखे हैं, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, कितने सालों के डिविडेंड दे रखे हैं, 3 सालों के डिविडेंड दे रखे हैं। आपसे पूछा है ये कंपनी मैक्सिमम रेट एट विच कंपनी कैन डिक्लेयर डिविडेंड फॉर द करंट ईयर। अगर कंपनी करंट ईयर में, जिस ईयर में इसे लॉस हुआ है, अगर कंपनी इस साल का डिविडेंड देना चाहती है तो मैक्सिमम कितना दे सकती है। क्योंकि यहां पर हमें क्लियरली मेंशन नहीं करा, इंटरिम डिविडेंड की बात हो रही है फाइनल की, तो हम यहां पर एज्यूम क्या करेंगे, वी विल एज्यूम फाइनल डिविडेंड। ठीक है, वी विल एज्यूम फाइनल डिविडेंड कंपनी को देना है, उसका मैक्सिमम रेट हमें निकालना है। तो लॉ कहता है कि अगर कंपनी तुम्हें लॉस हुआ है, क्योंकि तुम्हें लॉस हुआ है और करंट ईयर में तुम्हारे पास इनफ प्रॉफिट्स नहीं है,
अपना डिविडेंड बांटने के लिए, तो इस सिनेरियो में तुम्हें क्या फॉलो करना पड़ेगा? रूल 3 फॉलो करना पड़ेगा। क्या फॉलो करना पड़ेगा? रूल 3 फॉलो करना पड़ेगा। इस रूल 3 की 3 कंडीशंस हैं। कितनी कंडीशंस हैं? 3 कंडीशंस हैं। इन तीनों कंडीशंस को फॉलो करके तुम क्या कर सकती हो? मैक्सिमम रेट निकाल सकती हो फाइनल डिविडेंड का। इंटरिम डिविडेंड के केस में हमें 3 कंडीशन लगानी नहीं थी, सिर्फ एक कंडीशन हमने लगाई थी। वो भी एक कंडीशन क्या थी? पिछले 3 सालों का एवरेज लेना, बस। उसके अलावा हमने कोई कंडीशन लगाई नहीं थी। बट यहां पर हम कितनी कंडीशंस लगाएंगे? 3 कंडीशन। सबसे पहले एग्री करते हैं कंडीशन नंबर 1। सबसे पहले एग्री करते हैं कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 1 क्या है? कंडीशन नंबर 1 है पिछले 3 सालों के डिविडेंड का एवरेज ले लो। पिछले 3 सालों के डिविडेंड का क्या ले लो? एवरेज ले लो। तो फर्स्ट कंडीशन इज टेक एवरेज रेट ऑफ लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर डिविडेंड। क्या हमें क्वेश्चन में लास्ट 3 ईयर का डाटा गिवन है? यस, गिवन है। 9, 10, 12। तो 9% प्लस 10% प्लस 12% डिवाइड बाय 3। सारे बच्चे मुझे बताएंगे कितना आएगा? 9 प्लस 10 प्लस 12 डिवाइड बाय 3 कितना आ गया? 10.33% आया है। कंडीशन 1 से 10.33% आया है। और अगर ये तो रेट है, अगर मैं आपसे पूछूं अमाउंट, तो कंडीशन 1 के हिसाब से रेट कितना आया? 10.33% आया। और अगर कोई आपसे अमाउंट पूछे तो कोई मुझे अमाउंट बता सकता है क्या? अमाउंट निकाल के बताओ ना कितना आएगा। अमाउंट के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। बट क्योंकि क्वेश्चन में फेस वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम एज्यूम करेंगे कि पेड अप कैपिटल ही फेस वैल्यू है, यानी फुली पेड अप शेयर्स का केस है। हम ऐसा एज्यूम करेंगे और 200 लाख से मल्टीप्लाई, 200 लाख क्या है? पेड अप कैपिटल है कंपनी की। पेड अप कैपिटल से मल्टीप्लाई कर देंगे 10.33%। दैट इज रुपीज 20.66 लाख रुपीज। ये हमने फर्स्ट कंडीशन लगाई। कोई दिक्कत किसी को फर्स्ट कंडीशन के अंदर? कोई दिक्कत? नो सर, फर्स्ट कंडीशन के अंदर सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब आते हैं कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 के 2 पार्ट्स हैं। कंडीशन नंबर 2 के कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स हैं। पार्ट 1, ठीक है, पहले पार्ट 1 और फिर पार्ट 2 करेंगे। कंडीशन नंबर 2 क्या कहती है? कंडीशन नंबर 2 कहती है, आइए रीड करते हैं। कंडीशन नंबर 2 कहती है टोटल अमाउंट जो आप विड्रॉ कर सकते हो, टोटल अमाउंट जो आप विड्रॉ कर सकते हो रिजर्व से, ठीक है, टोटल अमाउंट जो आप विड्रॉ कर सकते हो रिजर्व से, ओके, वो कितना कर सकते हो? 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। ठीक है, 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। तो इसको क्या करेंगे? यानी मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी विड्रॉन, जो आप निकाल सकते हो कंडीशन 2 के हिसाब से फ्रॉम रिजर्व से, वो कितना होगा? 10% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स। यहां पर कितना दिया हुआ है? पेड अप कैपिटल 200 है, ठीक है, ओके, और एक्यूमुलेटेड रिजर्व 240 है। तो यहां पर ऐड कर देंगे 10% इंटू 200 प्लस 240, ठीक है।
तो कितना आएगा 10% इंटू 440, दैट इज ₹44 लाख। तो आप 44 लाख रुपीस क्या कर सकते हो सर? सेकंड कंडीशन समझ नहीं आया बेटा। क्या समझ नहीं आया हिनल बेटा? उन्होंने बोला आपके फ्री रिजर्व्स में कितना बैलेंस है, आपके फ्री रिजर्व्स में कितना बैलेंस है? आपके फ्री रिजर्व्स में बैलेंस है 240 लाख रुपए का। आपके फ्री रिजर्व्स में 240 लाख रुपए का बैलेंस है। इस बैलेंस में से तुम कितना पैसा निकाल सकते हो? इस बैलेंस में से तुम कितना पैसा निकाल सकते हो? तो ये आया, लॉ ने कहा कि तुम 44 लाख रुपीस इसमें से कंडीशन 2 के अंदर निकाल सकते हो। क्या समझ नहीं आया बेटा इसमें? बताओ तो सही। समझ नहीं आया? सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप रिजर्व्स में से डिविडेंड के लिए कितना पैसा निकाल सकते हो। तो सेकंड कंडीशन ने कहा कि रिजर्व्स में से, ये जो आपके पास 240 लाख के रिजर्व्स पड़े हुए हैं, इसमें से तुम 10% पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स का बैलेंस निकाल सकते हो, यानी इतना पैसा निकाल सकते हैं। बस यही बात बोली है, और कुछ बात ही नहीं बोली। अरे भाई डिविडेंड दोगे तो रिजर्व्स का काम करोगे ना, है ना? डिविडेंड दोगे तो रिजर्व, क्योंकि प्रॉफिट तो है नहीं, तो रिजर्व्स को यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, ओके सर, ये हो गया पार्ट नंबर 1, ये हो गया पार्ट नंबर 1। अब कंडीशन कह रही है इसके बाद पार्ट नंबर 2। इन्होंने इस कंडीशन को बुक में अलग अलग किया गया है, बट ये अलग अलग नहीं है, सेम कंडीशन है। पार्ट नंबर 2 कहता है इस 44 लाख में से, ये जो आपने 44 लाख निकाला है, इसमें से आप क्या करना, करंट ईयर के लॉसेस को माइनस कर देना। क्या माइनस कर देना? करंट ईयर के लॉसेस को माइनस कर देना, करंट ईयर के लॉसेस को माइनस कर देना। तो पार्ट टू में क्या होगा, इस 44 लाख में से ये जो आपने 44 लाख कैलकुलेट किया है, इसमें से लेस कर देना। क्या लेस कर देना? करंट ईयर का जो लॉस हुआ था, करंट ईयर का जो लॉस हुआ था। कितना लॉस हुआ था करंट ईयर में? कितना लॉस हुआ था करंट ईयर में? क्वेश्चन में गिवन होगा 30 लाख रुपए का लॉस हुआ था, 30 लाख रुपीस का लॉस हुआ था। कितना बचेगा हमारे पास अमाउंट? 14 लाख रुपीस का अमाउंट बचेगा, 14 लाख रुपीस। ये जो 14 लाख रुपीस आया है, ये 14 लाख रुपीस एज पर कंडीशन 2, एज पर कंडीशन 2, एज पर कंडीशन 2, कंपनी कैन मैक्सिमम यूटिलाइज, कंपनी कैन मैक्सिमम यूटिलाइज रुपीज 14 लाख फॉर डिविडेंड। क्या कोई मुझे इसको रेट में निकाल के बताएगा? रेट कितना आएगा? जल्दी बताइए ना। ये तो अमाउंट में है, क्या कोई रेट निकाल सकता है? रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस 14 लाख का रेट कैसे निकलेगा? डिविडेंड रेट, डिविडेंड रेट, डिविडेंड रेट 14 लाख रुपीस हम दे रहे हैं। कितने की कैपिटल पर दे रहे हैं? 200 की कैपिटल पर दे रहे हैं, 200 की कैपिटल पर इंटू अबे ये क्या हो गया, इंटू 100 कितने परसेंट आ गया? 7%। तो कंडीशन 2 के हिसाब से, कंडीशन 2 के हिसाब से रेट आया 7% और अमाउंट आया 14 लाख, अमाउंट आया 14 लाख। ठीक है, ओके। अब यहां पर कंडीशन 1 के हिसाब से रेट आया था 10.33 और 20.66। ठीक है, ओके सर। अब आती है लास्ट कंडीशन। लास्ट कंडीशन कौन सी है? कंडीशन नंबर 333। लास्ट कंडीशन क्या है? कंडीशन नंबर 333, जो बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल कंडीशन है। लॉ ये कहता है कि डिविडेंड के लिए पैसा निकालने के बाद, डिविडेंड का जब आप पैसा,
डिविडेंड का जब आप पैसा निकाल लोगे, डिविडेंड का जब आप पैसा निकाल लोगे, तो डिविडेंड का पैसा निकालने के बाद रिजर्व्स के अंदर कितना बैलेंस बचा होना चाहिए? मिनिमम 15% ऑफ पेड अप कैपिटल बचा होना चाहिए। कंडीशन 3 कहती है रिजर्व्स में से पैसा निकालने के बाद, रिजर्व्स में से पैसा निकालने के बाद कितना पैसा बचा होना चाहिए? जो रिमेनिंग बैलेंस है, रिजर्व का रिमेनिंग बैलेंस कितना होना चाहिए? कम से कम 15% ऑफ पेड अप कैपिटल होना चाहिए। इतना बैलेंस आपके रिजर्व में बचा होना चाहिए। मुझे बताओ, अगर करंट बैलेंस जो हमें क्वेश्चन में दिया है, करंट बैलेंस अगर हमें 240 लाख रुपए का दिया है, मैं कितना बैलेंस इसमें से कंडीशन 3 के हिसाब से निकाल सकता हूं? बताइए ना, मैं कितना बैलेंस मैं निकाल सकता हूं? क्योंकि लॉ कह रहा है, थर्ड कंडीशन ये बोल रही है कि आप रिजर्व्स में से जितना चाहो उतना निकाल लो, लेकिन रिजर्व्स के अंदर मिनिमम कितना छोड़ना है? 15% पेड अप कैपिटल तो छोड़ना ही पड़ेगा, बाकी सब निकाल लो। तो मिनिमम बैलेंस कितना आ सकता है बेटा? ये तो करंट बैलेंस है। अगर आपसे कोई पूछे मिनिमम बैलेंस कंडीशन 3 के हिसाब से, कितना होना चाहिए? मिनिमम बैलेंस विड्रॉवल के बाद मिनिमम बैलेंस होना चाहिए 15% ऑफ पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल कितनी है? 200 का 15%, यानी 30 लाख रुपए का मिनिमम बैलेंस होना चाहिए। 30 लाख रुपए का क्या होना चाहिए? मिनिमम बैलेंस। कैसे निकाला? 15% ऑफ पेड अप कैपिटल, इतना बैलेंस बचना चाहिए। तो मुझे बताओ कितना पैसा निकाल सकते हैं? हम निकाल सकते हैं मैक्सिमम अमाउंट जो हम कंडीशन 2 के हिसाब से निकाल सकते हैं, मैक्सिमम अमाउंट जो हम कंडीशन 3 के हिसाब से निकाल सकते हैं, वो है 210 लाख रुपए का पैसा हम निकाल सकते हैं। 210 लाख रुपए का पैसा हम निकाल सकते हैं। क्या ये समझा कैसे आया 210 लाख रुपए? अब ध्यान से सुनना, कंडीशन 1 में कितना पैसा निकाल सकते हैं, कंडीशन 2 में कितना पैसा निकाल सकते हैं, और कंडीशन 3 में? कंडीशन 1 में हम निकाल सकते थे, कहां गया? 20.66 लाख, 20.66 लाख। कंडीशन 2 में हम निकाल सकते थे 14 लाख, और कंडीशन 3 में हम निकाल सकते थे 210 लाख। इसमें इन तीनों कंडीशन में जो भी लोएस्ट आएगा, क्योंकि मुझे तो तीनों कंडीशन फुलफिल करनी है ना, तो इन तीनों कंडीशन में जो भी लोएस्ट आएगा मेरे बच्चा, उस लोएस्ट को मैं क्या कर दूंगा? अपना डिविडेंड मान लूंगा। मुझे बताओ इन तीनों में से लोएस्ट कौन सा आ रहा है? इन तीनों में से लोएस्ट कौन सा आया? यस, इस तीनों में से लोएस्ट आया है 14 लाख रुपीस। सो कंपनी कैन पे मैक्सिमम डिविडेंड ऑफ रुपीज 14 lakhs, दैट इज 7%, ठीक है। तो कंपनी 14 लाख रुपए यानी 7% का डिविडेंड दे सकती है। यह मैक्सिमम डिविडेंड है। अब आईसीआई ना आपसे ऐसे नहीं पूछेगा, आईसीआई आपसे घुमाकर पूछेगा। आईसीआई आपसे पूछेगा क्वेश्चन नंबर 1, क्या ये कंपनी 5% डिविडेंड दे सकती है? ऐसे पूछेगा। आप बताओ
क्या ये कंपनी 5% डिविडेंड दे सकती है? तो भाई 7% मैक्सिमम है, मतलब 5% तो दे पाएगी ना। 7% इज द मैक्सिमम, क्या उससे कम दे सकती है? द आंसर इज यस। फिर आईसीआई दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन नंबर 2, क्या ये कंपनी 10% डिविडेंड दे सकती है? क्या ये कंपनी 10% डिविडेंड दे सकती है? द आंसर इज नो, क्योंकि मैक्सिमम 7% है। तो एक बार अगर आपने, आएगा माधव, समझ आएगा, डोंट वरी, आएगा आएगा। ठीक है, एक बार अगर आपने मैक्सिमम रेट निकाल लिया, उसके बाद उससे ज्यादा दे नहीं पाएगी और कम ले नहीं पाएगी, सिंपल। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं, अब किताब से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। किताब क्या कह रही है, पढ़ना स्टार्ट करें? यस 3, पढ़ना स्टार्ट। हाँ खुशबू बेटा, कंडीशन पढ़ेंगे, समझ आएगा, डोंट वरी। वेयर, प्लीज सुन लीजिए अब जो मैं पढ़ रहा हूं। चलिए 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 चलिए। वेयर इन एनी ईयर, अगर किसी साल में देयर आर नो एडुकेट प्रॉफिट, यानी कंपनी के पास प्रॉफिट्स इनफ नहीं है, ठीक है, डिविडेंड बांटने के लिए, तो कंपनी अगर चाहे तो डिविडेंड जो है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट यानी फ्री रिजर्व से बांट सकती है, फ्री रिजर्व का यूटिलाइजेशन कर सकती है। लेकिन अगर कंपनी फाइनल डिविडेंड बांटने के लिए फ्री रिजर्व का यूटिलाइजेशन कर रही है, तो उसके लिए उसे क्या फॉलो करना पड़ेगा? रूल 3 फॉलो करना पड़ेगा। रूल 3 का मतलब है कंपनीज, कौन सा रूल 3? कंपनीज डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल्स 2014 का रूल 3 फॉलो करना पड़ेगा। यहां पर फ्री रिजर्व का मतलब है वो सभी रिजर्व्स जो कंपनी की लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट में नजर आ रहे हैं। कौन से रिजर्व्स लेंगे? कंपनी की लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट के फिगर्स हमें लेने होंगे जो कंपनी के पास डिविडेंड बांटने के लिए अवेलेबल है। कौन कौन सी चीजों को फ्री रिजर्व्स नहीं माना जाएगा, यह हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर कंपनी ने कोई अनरियलाइज्ड गेन, कोई नोशनल गेन, कोई रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट, या कंपनी ने एसेट या लायबिलिटी को घटा बढ़ाकर कोई सरप्लस किया है, तो उसे फ्री रिजर्व्स का पार्ट नहीं माना जाएगा, उसे फ्री रिजर्व्स का पार्ट नहीं माना जाएगा। रूल 3 के अंदर फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर करने की 3 कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन है कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 1 क्या कहती है? द रेट ऑफ डिविडेंड, जो मैक्सिमम रेट जो कंपनी डिविडेंड दे सकती है वो एक्सीड नहीं कर सकता। किससे एक्सीड नहीं कर सकता? एवरेज ऑफ द रेट्स एट विच डिविडेंड वाज डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 इयर्स, इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3 इयर्स, यानी पिछले 3 सालों का जो डिविडेंड है उनको टोटल करके डिवाइड बाय 3 कर लेना, तो आपकी कंडीशन 1 का मैक्सिमम रेट आ जाएगा। आपकी कंडीशन 1 का मैक्सिमम रेट आ जाएगा। और ध्यान रखना, अगर किसी कंपनी ने, ठीक है, ओके, अगर किसी कंपनी ने पिछले 3 सालों में डिविडेंड नहीं दिया है तो उसे कंडीशन 1 लगाने की जरूरत नहीं है, उसे सीधा कंडीशन 2 पे आ जाना है। उसे सीधा कहां आ जाना है? कंडीशन नंबर 2। ध्यान रखना, इंटरिम डिविडेंड में सिर्फ हमें एक ही चीज करनी होती है, एवरेज लेना होता है, बाकी सब काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब कंपनी फाइनल डिविडेंड देती है और फ्री रिजर्व यूटिलाइज करना चाहती है, तो उस केस में हम क्या लगाते हैं? रूल 3 लगाते हैं। उस केस में हम क्या लगाते हैं? रूल 3। कंडीशन 2 कह रही है, कंडीशन 2 कह रही है जो मैक्सिमम अमाउंट हम फ्री रिजर्व यानी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट यानी फ्री रिजर्व से निकाल सकते हैं। मैक्सिमम अमाउंट कितना निकाल सकते हैं हम फ्री रिजर्व से? मैक्सिमम अमाउंट होगा पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स का 10%। पेड अप शेयर कैपिटल लो, फ्री रिजर्व्स लो, दोनों को ऐड करो, उसका 10% लो। इतना पैसा तुम कंडीशन 2 में क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। लेकिन ये जो अमाउंट तुमने कैलकुलेट किया है, जो तुमने अमाउंट यहां पर निकाला है, उसमें सबसे पहले माइनस करना, क्या माइनस करना? करंट ईयर के जो लॉसेस हैं वो माइनस करना। करंट ईयर के लॉसेस माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट बचेगा
उसमें से तुम डिविडेंड दे सकते हो। जैसे हमने जब निकाला था तो हमारा 44 लाख रुपीस का आया था, 44 लाख रुपीस का आया था। उसके बाद हमें क्या करना है, माइनस करना है पुराने लॉसेस। पुराने लॉसेस मतलब 30 लाख रुपीस का लॉस माइनस करेंगे। उसके बाद जो पैसा बचेगा ना, उसके बाद जो पैसा बचेगा, इसमें से तुम क्या दे सकते हो, डिविडेंड दे सकते हो। ये जो यहां पर कंडीशन 2 और कंडीशन 3 अलग लिखी है, ये दोनों सेम ही कंडीशन का पार्ट है। कंडीशन 2 का पार्ट 1 और कंडीशन 2 का पार्ट 2, ठीक है। उसके बाद आती है बेटा लास्ट कंडीशन। लास्ट कंडीशन ये बोलती है द बैलेंस ऑफ रिजर्व। बैलेंस ऑफ रिजर्व मतलब क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिजर्व। क्लोजिंग बैलेंस जो होगा रिजर्व्स का, यानी रिजर्व्स में से डिविडेंड के लिए पैसा निकालने के बाद, रिजर्व्स में से डिविडेंड के लिए पैसा निकालने के बाद जो भी क्लोजिंग बैलेंस होगा वो मिनिमम कितना होना चाहिए। आपको मिनिमम क्लोजिंग बैलेंस कितना रखना है, 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, यानी कंपनी की जितनी पेड अप शेयर कैपिटल है उसका मिनिमम 15% जो है क्लोजिंग बैलेंस रहना चाहिए। बाकी आप चाहो तो सभी चीज यूटिलाइज कर सकते हो, बाकी आप चाहो तो सभी चीज यूटिलाइज कर सकते हो। तो फ्री रिजर्व्स में से जितना अमाउंट आप निकाल रहे हो डिविडेंड के लिए, उसके बाद जो पैसा बचेगा वो कम से कम कितना होना चाहिए, पेड अप शेयर कैपिटल का 15% होना चाहिए। जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो उस केस में मेरे बच्चा हमें क्या करना पड़ेगा, उस केस में हम फ्री रिजर्व्स को यूटिलाइज कर पाएंगे। उस केस में हम फ्री रिजर्व्स को यूटिलाइज कर पाएंगे। ये जो ऊपर की 3 कंडीशन मेंशन है, ये कंपनी को एप्लीकेबल नहीं होगी। कौन सी कंपनी को, गवर्नमेंट कंपनी को एप्लीकेबल नहीं होंगी जिसकी 100% शेयर होल्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट है। मतलब उनको ये 3 कंडीशंस देखने की जरूरत नहीं है। वो फ्री रिजर्व्स में से डायरेक्टली पैसे को क्या कर सकती है, यूटिलाइज कर सकती है। डायरेक्टली क्या कर सकती है, यूटिलाइज कर सकती है। सारे बच्चे फटाक से इलुस्ट्रेशन नंबर 1 खुद से सॉल्व करके देखेंगे, खुद से सॉल्व करके देखेंगे, फिर मैं आपके डाउट्स लूंगा। पहले इलुस्ट्रेशन 4 सॉल्व करके देखो। कैरिंग अमाउंट क्या होता है, ओके, कैरिंग अमाउंट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। कैरिंग अमाउंट क्या होता है, चलो मान लीजिए आपका एसेट 100 रुपए का है, आपने उस पर डेप्रीसिएशन लगाया 20 रुपए, तो 80 रुपए हो जाएगा आपका कैरिंग अमाउंट। आपने फिर से 20 रुपए का डेप्रीसिएशन लगाया, फिर 60 रुपए हो जाएगा कैरिंग अमाउंट, ठीक है। ये होता है कैरिंग अमाउंट। क्वेश्चन में कैसे पता लगेगा इंटरी में या फाइनल, बेटा क्वेश्चन में गिवन रहेगा। क्वेश्चन में अगर कुछ भी गिवन नहीं रहेगा तो फाइनल एज्यूम कर लेना। हम्म, यस बेटा, ये कंडीशन हरसिमर सिर्फ फाइनल की है। माधव बेटा तुमने मेरी कैलकुलेशन देखो, मैंने तो ना 14 लाख माइनस करा है ना 20 लाख माइनस किया है बेटा। माधव तुम देखो, मैंने तो कुछ भी माइनस नहीं किया है।
डन डन। एक बच्चा कह रहा है सर मुझे लॉजिक नहीं समझ आ रहा। बेटा देखो सिंपल सा लॉजिक है। देखो मान लीजिए गुरप्रीत सर को नूरा मैम के साथ घूमने जाना है, ठीक है। गुरप्रीत सर को नूरा मैम के साथ घूमने जाना है। मैंने पापा से पूछा कि पापा मैं नूरा मैम के साथ घूमने जा रहा हूं, कितने बजे तक वापस आ जाऊं, ऐसा मैंने पापा से पूछा। पापा ने कहा देख रात को 10 बजे से पहले आ जाइयो, रात को 10 बजे से पहले आ जाइयो। ऐसा पापा ने कहा कि रात को 10 बजे से पहले आ जाना। फिर मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी ने कहा देख रात को 9 बजे से पहले आ जाना। मम्मी ने क्या कहा, रात को 9 बजे से पहले आ जाना। फिर मैंने बड़े भाई से पूछा, मैंने बड़े भाई चुरप्रीत से पूछा, चुरप्रीत से मैंने कहा चुरप्रीत भाई तेरा क्या कहना है इसमें, चुरप्रीत भाई। फिर मैंने चुरप्रीत से पूछा, चुरप्रीत ने कहा भाई देख रात को 8 बजे से पहले आ जाइयो, 8 बजे से पहले आ जाइयो। अब तीनों ने मुझे अलग अलग टाइम बताए। मैं चाहता हूं कि तीनों की बातें फुलफिल हो जाए। मैं चाह रहा हूं कि गुरप्रीत सर इस टाइम पर आ जाए कि चुरप्रीत को भी बुरा ना लगे, मम्मी को भी बुरा ना लगे और पापा को भी बुरा ना लगे। मैं चाहता हूं पापा भी खुश हो जाए, मम्मी भी खुश हो जाए और चुरप्रीत। तो कितने बजे गुरप्रीत सर को आ जाना चाहिए आपके हिसाब से? कितने बजे गुरप्रीत सर आ जाए कि किसी को भी बुरा नहीं लगा, ना पापा को बुरा लगा, ना मम्मी को बुरा लगा, ना चुरप्रीत? भाई इनमें से अगर गुरप्रीत सर 8 बजे आ जाते हैं या 8 बजे आ जाते हैं या मान लीजिए 7:30 आ जाते हैं, ठीक है, मान लीजिए 8 बजे आ जाते हैं कि भाई 8 बजे आ गया, देख मैं एग्जैक्ट 8 बजे आ गया। चुरप्रीत को भी बुरा नहीं लगा, चुरप्रीत ने कहा था 8 बजे तक आ जाना। मम्मी को भी बुरा नहीं लगा, पापा को भी। सिमिलरली मेरे बच्चा कंडीशन 1 कह रही है तुम 20 लाख रुपए तक का डिविडेंड दे सकते हो। कंडीशन 1 ने क्या कहा कि कंपनी तुम 20 लाख का डिविडेंड दे सकते हो। कंडीशन 2 ने कहा कि तुम 14 लाख रुपए का डिविडेंड दे सकते हो और कंडीशन 3 ने कहा भाई तुम 210 लाख का डिविडेंड दे सकते हो। अब मैं ऐसा कौन सा अमाउंट चुनूं कि तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाए? ऐसा कौन सा अमाउंट चुनूं कि तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाए? मैंने कहा अगर मैं 14 लाख देता हूं, क्या कंडीशन 1 भी फुलफिल होगी? क्योंकि कंडीशन 1 मुझे 20 लाख रुपए तक का डिविडेंड बांटने के लिए कह रही थी, मैं तो 14 लाख ही कह रहा हूं। कंडीशन 1 कह रही है हाँ मैंने तो वैसे भी 20 लाख कहा था, तू 14 लाख कर रहा है। कंडीशन 2 भी फुलफिल हो गई और कंडीशन 3 क्या कह रही है? मैक्सिमम 210 लाख का तू डिविडेंड बांट सकता है। अगर मैं 14 लाख बांटूंगा, क्या कंडीशन 3 भी फुलफिल हो गई? यानी जब हम लोएस्ट अमाउंट लेते हैं तो ऑटोमेटिकली मेरे बच्चा तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, तीनों कंडीशन, क्योंकि ये तीनों कंडीशन अपने अपने हिसाब से मैक्सिमम अमाउंट बताती है। तो जब ये अपने हिसाब से मैक्सिमम अमाउंट बता रही है, अगर मैं इन तीनों में से लोएस्ट वाला अमाउंट ले लूंगा तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली क्या होगा? तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी, सिंपली। इसलिए मैंने 14 लाख लिया है अपने आंसर में, इसीलिए मैंने 14 लाख लिया है अपने आंसर में। ओके है यहां तक? यस सर ओके है। अब यहां पर इलुस्ट्रेशन नंबर 4 पढ़ते हैं। आइए, इलुस्ट्रेशन नंबर 4 क्या कह रहा है? शिप्रा शुगर मिल्स लिमिटेड हैज बिन रेगुलरली डिक्लेयरिंग डिविडेंड। कंपनी जो है हर साल डिविडेंड पे करती है, जिसका एवरेज आ रहा है 20%। एवरेज कितना आ रहा है? 20% एवरेज आ रहा है, ठीक है। लेकिन कंपनी के पास 31 मार्च 2020 को एडुक्वेट प्रॉफिट्स नहीं है, यानी इतने प्रॉफिट नहीं है कि वो डिविडेंड बांट सके। लेकिन कंपनी के पास फ्री रिजर्व्स पड़े हुए हैं, जिसे यूज करके वो 20% का डिविडेंड बांटना चाहती है। तो आपको बताना है कंपनी को कि कंपनी ऐसा क्या करे कि 19-20 का जो डिविडेंड है वो 20% हो जाए। 19-20 का जो डिविडेंड है वो कंपनी 20% बांट सके। अब यहां पर जैसे ही आप कैलकुलेशन स्टार्ट करोगे, आप कहोगे कंडीशन नंबर 1। आपने कंडीशन नंबर 1 क्या करी? पिछले साल में 20 + 20 + 20 दिया था, डिवाइड बाय 3। कंडीशन 1 आ गई 20%। जैसे ही आप कंडीशन 2 में जाओगे, सारे बच्चे बताओ क्या यहां पर डेटा दिया हुआ है कंडीशन 2 का? क्या आपको बताया है कंपनी के पास कितने फ्री रिजर्व्स हैं? आपको अगर कैलकुलेशन करनी है तो क्या आपके पास अमाउंट है? द आंसर इज नो। अरे भाई जब मेरे पास अमाउंट ही नहीं है तो मैं कैलकुलेशन कैसे करूंगा? ये कैलकुलेशन वहां पर हो सकती है जहां पर अमाउंट्स क्वेश्चन में गिवन हो। क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में अमाउंट्स गिवन नहीं है,
मैं चाह कर भी, मुझे ना पेड अप कैपिटल पता है, मुझे ना ही फ्री रिजर्व पता है, मुझे ना ही करंट ईयर का लॉस पता है, तो मैं चाह कर भी क्या नहीं कर सकता, कैलकुलेशन नहीं कर सकता। और इसीलिए अगर आप देखोगे यहां पर क्वेश्चन में कैलकुलेशन नहीं करी, उन्होंने बस क्या करा, रूल 3 की सारी कंडीशन मेंशन कर दी। रूल 3 की सारी कंडीशन मेंशन करके कहा कि अगर कंपनी ये सारी कंडीशंस को फुलफिल कर लेगी, अगर कंपनी ये सारी कंडीशन को फुलफिल कर लेगी, तो फिर वो अपने शेयर होल्डर को क्या दे सकती है, डिविडेंड बांट सकती है। हम यहां पर कैलकुलेशन क्यों नहीं कर पाए, बिकॉज हमें यहां पर फिगर्स गिवन नहीं थी, और बिना डेटा के हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो अगर आपको क्वेश्चन में फिगर्स गिवन नहीं है, तो वहां पर समझ लेना कि आपको सिर्फ रूल 3 की बातें लिखकर आ जानी है। रूल 3 की सारी कंडीशन लिख दोगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। रूल 3 की सारी कंडीशन लिखने पर आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब एक बच्चे को रात को नींद नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी रात को नींद, क्योंकि गुरप्रीत सर ने जो मेथड सिखाया कंडीशन 3 का, गुरप्रीत सर ने जो मेथड सिखाया और जो आईसीआई मॉड्यूल में वो रात को पढ़ेगा, वो दोनों मैच नहीं कर रहे, वो दोनों मैच नहीं कर रहे। इसीलिए आपको रात को नींद नहीं आएगी कि गुरप्रीत सर ने क्या पढ़ा दिया, बुक में तो ये मैच हो ही नहीं रहा है। ऐसा होगा कि नहीं होगा, होगा, ठीक है। अब गुरप्रीत सर ने आपको कंडीशन 3 में क्या बताया, मैं बता रहा हूं। गुरप्रीत सर ने कंडीशन 3 में क्या बताया और आपके आईसीआई मॉड्यूल में उसे कैसे सॉल्व किया, मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं आपको एक आसान तरीका बता दूं। बट कुछ लोग क्लास में रट्टेबाज होंगे, तो वो कहेंगे भाई बुक का मेथड तो मैच नहीं हुआ कंडीशन 3 का, हमें बुक वाला मेथड भी बता दो। तो मैं आपको बुक वाला मेथड भी बता रहा हूं, बट बुक वाले मेथड से कंडीशन 3 में ऐसा हो सकता है कि एग्जाम में आप फंस जाओ, ऐसा हो सकता है, ठीक है। चलिए, गुरप्रीत सर ने कंडीशन 3 में क्या बताया था, मैं रिपीट कर देता हूं, और जो मॉड्यूल में दी हुई है कंडीशन 3 वो भी मैं रिपीट कर देता हूं, ताकि आपको नींद जो है वो अच्छी आ जाए, ठीक है। ओके सर, गुरप्रीत सर ने कंडीशन 3 में कहा कि आपके पास करंट बैलेंस है, आपके पास करंट बैलेंस है, करंट बैलेंस, ठीक है। फ्री रिजर्व्स का, क्वेश्चन में कितना करंट बैलेंस था फ्री रिजर्व्स का, एक बारी बताओ ना यार। क्वेश्चन में करंट बैलेंस कितना था फ्री रिजर्व्स का, 240 लाख रुपए, 240 लाख रुपए। कंडीशन 3 कह रही है, कंडीशन 3 कह रही है कि मिनिमम बैलेंस, डिविडेंड के लिए पैसा निकालने के बाद मिनिमम बैलेंस फ्री रिजर्व्स का कितना रहना चाहिए, मिनिमम बैलेंस फ्री रिजर्व्स का रहना चाहिए, मिनिमम बैलेंस फ्री रिजर्व्स का रहना चाहिए 15% ऑफ द पेड अप कैपिटल, 15% ऑफ द पेड अप कैपिटल, इतना बैलेंस तो रहना ही चाहिए। तो पेड अप कैपिटल का 15% कितना होता है, कितना आया बताना, 200 इंटू 0.15 दैट इज 30 लाख रुपीस, यानी इतना बैलेंस आपके रिजर्व्स में पड़ा रहना चाहिए। तो गुरप्रीत सर ने कहा कि अभी बैलेंस इतना है, अभी बैलेंस इतना है, बैलेंस इतना रहना चाहिए। तो कितना अमाउंट में निकाल सकता हूं, कितना अमाउंट में निकाल सकता हूं, अमाउंट जो मैं निकाल सकता हूं वो मैक्सिमम अमाउंट जो मैं निकाल सकता हूं वो कितना होगा, मैक्सिमम अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट जो मैं निकाल सकता हूं वो करंट बैलेंस माइनस मिनिमम बैलेंस, 240 लाख माइनस 30 लाख दैट इज 210 लाख। अब कुछ बच्चों को यह भी समझ नहीं आया होगा, अरे भाई कॉमन सेंस लगा, अगर गुरप्रीत सर के बैंक अकाउंट में करंटली, गुरप्रीत सर के बैंक अकाउंट में करंटली 50,000 रुपए पड़े हुए हैं और बैंक कहता है कि तुम्हें अपना मिनिमम बैलेंस 5,000 रखना है, तो गुरप्रीत सर कितना पैसा निकाल सकते हैं अपने बैंक अकाउंट से, 45,000 रुपए। बस यही मैंने किया है, ये कॉमन सेंस मैंने लगाई कि मेरे करंट बैलेंस 50,000 का है, बैंक मुझे कह रहा है अगर मिनिमम बैलेंस नहीं रखोगे पेनल्टी लगा दूंगा, 5,000 का मिनिमम बैलेंस रखना। तो मैंने कहा मतलब मैं 45,000 रुपए तक निकाल सकता हूं, 45,000 रुपए तक निकाल सकता हूं। यही सेम चीज मैंने यहां पर लगाई है, यही सेम चीज मैंने यहां पर लगाई है कि करंट बैलेंस इतना है, मिनिमम बैलेंस इतना होना चाहिए, मतलब इतना बैलेंस मैं निकाल सकता हूं, ठीक है। ओके, इतना बैलेंस मैं निकाल सकता हूं। ये किस लिए निकाल रहा हूं मैं, ये किस लिए निकाल रहा हूं मैं,
ये बैलेंस 210 लाख रुपए मैं डिविडेंड के लिए यूज कर सकता हूं। ठीक है, उसके बाद आते हैं आईसीआई मॉड्यूल क्या कह रहा है। आईसीआई मॉड्यूल ने क्या किया, आईसीआई मॉड्यूल ने क्या किया, आईसीआई मॉड्यूल ने कहा करंट बैलेंस, करंट बैलेंस 240 लाख रुपए। कितना बैलेंस, करंट बैलेंस 240 लाख रुपए, उसमें से लेस कर दिया, क्या कर दिया, लेस कर दिया, लेस, क्या लेस कर दिया, जो अमाउंट आपने कैलकुलेट किया था, जो अमाउंट आपने कैलकुलेट किया था कंडीशन 1 में और कंडीशन 2 में। मुझे बताओ कंडीशन 1 में कितना अमाउंट कैलकुलेट किया था आपने, कंडीशन 1 में कितना अमाउंट कैलकुलेट किया था आपने, 20.66, 20.66, और कंडीशन 2 में आपने किया था 14 लाख। अब उन्होंने कहा इनमें से जो भी लोअर होगा वही कंपनी दे पाएगी, वही कंपनी दे पाएगी। तो यहां पर उन्होंने 14 लाख रुपीस माइनस कर दिया, यहां पर उन्होंने 14 लाख रुपीस माइनस करा मॉड्यूल में। क्यों 14 लाख लिया, क्योंकि इन दोनों में वो लोअर आ रहा था इसीलिए। ठीक है, सो 240 माइनस 14 यानी 14 लाख रुपए निकालने के बाद रिमेनिंग बैलेंस कितना रह गया, रिमेनिंग बैलेंस कितना रह गया 14 लाख रुपए निकालने के बाद, 226 लाख रुपए का रह गया। सारे बच्चे बताओ क्या ये बैलेंस मिनिमम बैलेंस से कम है या ये बैलेंस मिनिमम बैलेंस से ज्यादा है, बस इतना बता दो। मिनिमम बैलेंस कितना होना चाहिए था, 30 लाख रुपए होना चाहिए था। क्या जो बैलेंस है 14 लाख रुपए निकालने के बाद वो मिनिमम बैलेंस से कम है या ज्यादा है, वो मिनिमम बैलेंस से ज्यादा है। तो लॉ ने कहा क्योंकि आपने मिनिमम बैलेंस से ज्यादा रखा है तो आप 14 लाख रुपए निकाल सकते हो। आप 14 लाख रुपए, यानी अल्टीमेटली आंसर 14 लाख रुपए ही आया है। अल्टीमेटली आंसर मेरे बच्चा 14 लाख रुपए ही आया है जो हमने निकाला है। बस हमने थोड़ा सा स्मार्ट मेथड यूटिलाइज किया। ठीक है, आई होप आपको मॉड्यूल की भी वर्किंग अब समझ आ जाएगी, मॉड्यूल की वर्किंग भी समझ आ जाएगी। कंडीशन 3 240 लाख, 14 लाख, 226 लाख जो कि 30 लाख से ज्यादा है, तो हम 14 लाख निकाल सकते हैं। चलिए आगे चलूं अब मैं। यस सर, अब आपको थोड़ी सी रात को नींद बढ़िया आएगी। यस बेटा, पेपर से आप हमारे मेथड से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए मुन्नी ब्रेक दे दे, मुन्नी ब्रेक के बाद आगे चलें। अभी तक एक भी सेक्शन खत्म नहीं हुआ है इस चैप्टर का, सोचो। बादलों की तरह ही तो तूने मुझ पे साया दिया है, न 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 न। न न न। मैं हूं जियान, मेरा गला है बहुत सुरीला, मेरी आवाज सुन के लोग हो जाते हैं मदहोश।
इशिता बेटा 3:30 क्लास ओवर कर दूंगा। आज मजा आ रहा है मुझे। पल पल ना माने मन टिंकू जिया, टिंकू जिया। I feel so lonely. गुजिया बनाई है, अरे वाह क्या बात है। गुजिया। हाँ बच्चा कह रहा है सर 3:30 छोड़ के 3:45 पे एक और क्लास ले लो। होली गिफ्ट, होली गिफ्ट, होली गिफ्ट, होला गिफ्ट। होला, अंदर से भोला, बाहर से भी भोला। केशव क्योंकि बेटा कंडीशन 3 में वो चीज लिखी हुई है। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका ब्रेक खत्म हो गया, बहुत सुनहरा ब्रेक था, बहुत मजा आया मुझे भी। आइए एक बेसिक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनना जो मैं आप कहने जा रहा हूं। प्लीज 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 प्लीज। मैं एक टाइम चार्ट बना रहा हूं, ये टाइम चार्ट आपको समझना पड़ेगा। जिस दिन कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है, ध्यान से सुनना, जिस दिन कंपनी क्या करती है, डिविडेंड डिक्लेयर करती है। कौन सा डिविडेंड डिक्लेयर करती है? हो सकता है वो इंटरिम डिविडेंड हो सकता है वो कौन सा डिविडेंड हो, इंटरिम डिविडेंड हो सकता है वो कौन सा डिविडेंड हो, फाइनल डिविडेंड हो। इंटरिम डिविडेंड भी हो सकता है, फाइनल डिविडेंड। ऑफ कोर्स फाइनल डिविडेंड एजीएम में डिक्लेयर हुआ होगा, इंटरिम डिविडेंड किसी भी डेट डिक्लेयर हो जाता है ना। अब जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो कंपनी की ये ड्यूटी है, क्या ड्यूटी है, कि कंपनी उस अमाउंट को कितने दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर क्या करेगी, डिपॉजिट कराएगी। कहां डिपॉजिट कराएगी? इन सेपरेट बैंक अकाउंट, इन सेपरेट बैंक अकाउंट में जमा कराएगी, सेपरेट बैंक अकाउंट में जमा कराएगी। ठीक है, ओके सर। कौन से सेपरेट बैंक, कौन से बैंक के? शेड्यूल्ड बैंक के, शेड्यूल्ड बैंक के सेपरेट बैंक अकाउंट में जमा कराया जाएगा 5 दिन में। और जिस दिन डिक्लेयर हुआ है उसके 30 दिन के अंदर, उसके कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर क्या कर दिया जाएगा, पे कर दिया जाएगा टू शेयर होल्डर्स। क्या कर दिया जाएगा? पे कर दिया जाएगा टू शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स को पे कर दिया जाएगा। ठीक है, ओके सर। शेयर होल्डर्स को अगर पे नहीं कर पाती, क्यों नहीं पे हो पाता? हो सकता है किसी शेयर होल्डर का बैंक अकाउंट बंद हो गया हो सकता है किसी शेयर होल्डर के बैंक अकाउंट में कोई दिक्कत चल रही हो, कुछ भी हो सकता है। तो अगर शेयर होल्डर को पे नहीं हो पाता 30 दिन के अंदर, तो अगले 7 दिन में, कितने दिन में, अगले 7 दिन के अंदर, नेक्स्ट 7 डेज में, यानी जहां पर 30 डेज खत्म हो रहे हैं उसके नेक्स्ट 7 डेज के अंदर कंपनी क्या करेगी, इस अमाउंट को अनपेड डिविडेंड, अबे अनपेड डिविडेंड के अमाउंट को, अनपेड डिविडेंड के अमाउंट को, जो अनपेड डिविडेंड है उस अमाउंट को ट्रांसफर करेगी। कहां ट्रांसफर करेगी? टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट। कहां ट्रांसफर करा जाएगा? एक स्पेशल अकाउंट खोला जाता है जिसको बोला जाता है अनपेड डिविडेंड अकाउंट। ठीक है, जिस दिन कंपनी अनपेड डिविडेंड अमाउंट को ट्रांसफर करेगी अनपेड डिविडेंड अमाउंट में, उसके 90 डेज के अंदर, कितने डेज के अंदर, उसके 90 डेज के अंदर कंपनी एक स्टेटमेंट बनाएगी। क्या बनाएगी? कंपनी एक स्टेटमेंट बनाएगी। उस स्टेटमेंट के अंदर
शेयर होल्डर्स का नाम, शेयर होल्डर्स का एड्रेस और शेयर होल्डर्स का जितना डिविडेंड मिलना उन्हें बाकी है वो अमाउंट लिखा जाएगा और वो अमाउंट को लिखकर इस स्टेटमेंट को अपलोड कर दिया जाएगा कंपनी की वेबसाइट पर। कंपनी की वेबसाइट पर यह स्टेटमेंट क्या होगा, अपलोड करा दिया जाएगा। अब कंपनी ना जब ये ट्रांसफर हुआ अनपेड डिविडेंड अकाउंट में तो 7 साल तक वेट करेगी। कितने साल तक वेट करेगी? 7 साल तक। किसका वेट करेगी? शेयर होल्डर का वेट करेगी कि क्या पता शेयर होल्डर आ जाए और अपना डिविडेंड लेने आ जाए, हम उसको डिविडेंड दे देंगे। बट अगर 7 सालों तक शेयर होल्डर अपना डिविडेंड नहीं लेने आता, यानी अनपेड डिविडेंड अकाउंट में जिस दिन ट्रांसफर हुआ है अगर उसके 7 सालों तक, कितने सालों तक? 7 सालों तक शेयर होल्डर अपना पैसा लेने नहीं आया तो वो पैसा कंपनी ट्रांसफर कर देगी, वो पैसा कंपनी ट्रांसफर कर देगी। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक फंड है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक फंड है जिसका नाम है इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड। क्या नाम है? इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड है। वहां पर इस पैसे को क्या कर दिया जाएगा? ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जैसे ही कंपनी सारा पैसा इस फंड में ट्रांसफर करेगी तो इस फंड को मैनेज करने वाली एक अथॉरिटी है जिस अथॉरिटी का नाम है आईईपीएफ अथॉरिटी। वो एक रिसीट इशू करेगी। वो एक क्या इशू करेगी? रिसीट इशू करेगी कंपनी को। क्या कंपनी को रिसीट इशू करेगी कि हां वो पैसा अब हमें मिल चुका है, इसका प्रूफ। अब 7 साल बाद अगर शेयर होल्डर को पैसा चाहिए तो अब वो कंपनी के पास नहीं जा सकता क्योंकि कंपनी के पास तो अब वो डिविडेंड का पैसा है ही नहीं। वो पैसा अब किसके पास है? आईईपीएफ के पास है। वो पैसा किसके पास है? आईईपीएफ के पास है। तो अब वो किसके पास अप्लाई करेगा? आईईपीएफ अथॉरिटी के पास अप्लाई करेगा। यस और नो? समझा गया ये बात आपको? वो अब आईईपीएफ अथॉरिटी के पास अप्लाई करेगा। तो ये पूरा प्रोसीजर है बेटा डिविडेंड की जर्नी, लाइफ जर्नी है कि भैया कैसे आपको डिविडेंड जो है मिलने वाला है, कैसे आपको डिविडेंड मिलने वाला है। और उसका छोटा सा पॉइंट बस यहां पर मेंशन है, इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 123 सबसेक्शन 4 यह बोलता है कि जो डिविडेंड का अमाउंट है इंक्लूडिंग इंटरिम, चाहे फाइनल हो चाहे इंटरिम हो, वो कंपनी को डिपॉजिट कराना पड़ेगा सेपरेट अकाउंट में शेड्यूल्ड बैंक के। कितने दिन के अंदर? 5 दिन के अंदर। 5 दिन कहां से काउंट होंगे? डिक्लेरेशन की डेट से काउंट होंगे। सारे बच्चे खुद से रीड करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5, सारे बच्चे खुद से रीड करेंगे। यस गुल्लू बेटा, यस गुल्लू। डन है? डन डना डन डन। डन डना डन 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 डना डन 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 डन। तो द ऑथोराइज्ड एंड पेड अप शेयर कैपिटल, एक कंपनी है जिसका नाम है अवंतिका आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स लिमिटेड, जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख रुपए है। 5 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपए की फेस वैल्यू है। कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग कब हुई है? 24 सितंबर को, जहां पर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर करा 2 रुपए पर शेयर का, क्या पास करके? ऑर्डिनरी। यानी ये कौन से डिविडेंड की बात हो रही है? फाइनल डिविडेंड। एजीएम में फाइनल डिविडेंड होता है, शेयर होल्डर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके अप्रूव करते हैं। अब लॉ कह रहा है कि कंपनी को ये जो डिविडेंड है, यानी 24 तारीख को अगर मीटिंग हुई 24 तारीख को, तो इसके 5 दिन के अंदर मतलब 29 तारीख तक ये पैसा कंपनी को एक सेपरेट बैंक अकाउंट में, शेड्यूल्ड बैंक के सेपरेट बैंक अकाउंट में क्या कर देना है? डलवा देना है, डलवा देना है।
नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा, डिविडेंड पे किसको करते हैं? ये तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। डिविडेंड किसको पे करते हैं? डिविडेंड किसको पे करते हैं? सबसे पहला रूल है, हम डिविडेंड पे करते हैं रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को। किसको पे करते हैं? सबसे पहला रूल क्या है? रजिस्टर्ड शेयर होल्डर का मतलब है जिसका नाम रजिस्टर में लिखा है, जिसका नाम रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर में लिखा होता है, जिसका नाम रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर में लिखा होता है, उसको पे करते हैं। दो एग्जाम्पल लेंगे, इन दो एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे कि कवि इसमें क्या कहना चाह रहा है। एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, मान लीजिए एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड। अब एक्स लिमिटेड, ठीक है, ये 1 अप्रैल 2023, ये 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2024, 28 सितंबर, 28 ले लें, चले 30 सितंबर ले लेते हैं, 30 सितंबर 2024 क्या है? एजीएम है कंपनी की। एजीएम कौन से ईयर की एजीएम है? 23-24 की एनुअल जनरल मीटिंग है, जिसमें कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। जिसमें कंपनी क्या डिक्लेयर करेगी? डिविडेंड डिक्लेयर करने वाली है। कितना डिविडेंड डिक्लेयर करने वाली है? 5 रुपया पर शेयर का। ठीक है, ये फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है। अब एक शेयर होल्डर है कंपनी का जिसका नाम है राजू। जिसका नाम क्या है? राजू। जिसका नाम है राजू। ठीक है, राजू इज द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। ओके, ये पूरे फाइनेंशियल ईयर 23-24 में क्या रहा? पूरे फाइनेंशियल ईयर 23-24 में राजू कौन था? राजू कंपनी का रजिस्टर्ड शेयर होल्डर था। राजू कंपनी का रजिस्टर्ड शेयर होल्डर था पूरे फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, लेकिन 15 अप्रैल 2024 को, 15 अप्रैल 2024 को राजू ने अपने शेयर्स गुल्लू को बेच दिए। किसको बेच दिए? राजू ने अपने शेयर्स किसको बेच दिए? गुल्लू को बेच दिए। तो जब आप शेयर बेचते हो तो इमीडिएटली गुल्लू का नाम नहीं आ जाता, इमीडिएटली गुल्लू के नाम पे नहीं हो जाते। मान लीजिए राजू और गुल्लू के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ 15 तारीख को, और 30 अप्रैल को गुल्लू का नाम रजिस्टर में लिख लिया गया। गुल्लू का नाम किस में लिख लिया गया? रजिस्टर में लिख लिया गया। अब सवाल यह आता है, जब 30 सितंबर को डिविडेंड दिया जा रहा है 5 रुपए पर शेयर का, तो वो डिविडेंड गुल्लू को दे या राजू को दे? क्योंकि जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, जिस दिन डिविडेंड एनुअल जनरल मीटिंग में डिक्लेयर हुआ, उस दिन रजिस्टर पे गुल्लू का नाम लिखा हुआ है। लेकिन राजू कह रहा है कि भाई डिविडेंड तो पिछले साल का है, डिविडेंड तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 का है, और 23-24 में तो मैं शेयर्स का मालिक था ना, तो डिविडेंड मुझे दो। ये बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि डिविडेंड राजू को दिया जाएगा या डिविडेंड गुल्लू को दिया जाएगा। यही पूरा सवाल है इस कॉन्सेप्ट का, है ना? क्या आप सवाल पूछ पाए? राजू कह रहा है डिविडेंड मुझे दो। राजू ने कहा देखो कंपनी, ए कंपनी, ओ राजू कह रहा है कंपनी को, देखो कंपनी, तुम कौन से ईयर का डिविडेंड दे रही हो? कंपनी कह रही है मैं 23-24 का डिविडेंड दे रही हूं, मैं 23-24 का डिविडेंड दे रही हूं। तो राजू कह रहा है 23-24 में तो मैं ओनर था ना, तो मुझे दो ना यार, प्लीज मुझे दो ना, मुझे दो ना यार, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे दो डिविडेंड। लॉ कहता है भाई, यहां पर जिस दिन डिक्लेयर हुआ, एजीएम किस दिन थी? डेट ऑफ डिक्लेरेशन क्या है? डेट ऑफ डिक्लेरेशन है क्या है? डेट ऑफ डिक्लेरेशन 30 सितंबर है। 30 सितंबर को किसका नाम लिखा हुआ है? ठीक है, 30 सितंबर को किसका नाम लिखा हुआ है? 30 सितंबर को नाम लिखा हुआ है गुल्लू का। तो डिविडेंड किसे मिलेगा? गुल्लू भाई को मिलेगा। डिविडेंड किसको मिलेगा?
गुल्लू जी को डिविडेंड दिया जाएगा, गुल्लू जी को डिविडेंड दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर डिविडेंड रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को दिया जाता है, रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को दिया जाता है। सारे बच्चे रीड करेंगे, सारे बच्चे रीड करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6। यहां पर नितिन झा की जगह लिख लेना नितिन गोयल। ठीक है, सारे बच्चे इलुस्ट्रेशन नंबर 6 पढ़ेंगे, उसके बाद मैं फिर इलुस्ट्रेशन 5 के कॉन्सेप्ट पर जाऊंगा। डन। समझाने की जरूरत है कि मुझे ये वाला बताइए? सेम है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं लग रही है, सेम है एग्जाम्पल। चलिए, बताना है कि ये वाला एग्जाम्पल अगर बताना है तो ये बता देता हूं। कोई कद्दू बच्चा है क्लास में जिसको ये एग्जाम्पल सुनना है? क्या हुआ है? चलिए, ओके सर, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेम कॉन्सेप्ट का नेक्स्ट एग्जांपल है। अभी जो मैंने एग्जांपल लिया था उसमें कंपनी ने रिकॉर्ड डेट नहीं बताई थी, बट कई बार ऐसा होता है कि कंपनी क्या बता देती है? रिकॉर्ड डेट बता देती है। कंपनी क्या बताती है? कई बार कंपनी बताती है रिकॉर्ड डेट। रिकॉर्ड डेट का मतलब है वो डेट, वो डेट जिस दिन का, जिस दिन का रजिस्टर, जिस दिन का रजिस्टर देखा जाएगा, वो डेट जिस दिन का रजिस्टर देखा जाएगा, कि इस दिन हम रजिस्टर में देखेंगे कि किसका नाम है। अगर रिकॉर्ड डेट नहीं होती तो हम एनुअल जनरल मीटिंग की डेट देखेंगे, यानी जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था। लेकिन अगर कंपनी ने रिकॉर्ड डेट बताई है तो फिर रिकॉर्ड डेट वाली एंट्री देखेंगे। इसमें भी एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 1 अप्रैल 2023, 31 मार्च 2024। ठीक है, यहां पर शेयर्स गुरप्रीत सर के नाम पर थे। किसके नाम पर थे? यहां पर शेयर गुरप्रीत सर के नाम पर थे, गुरप्रीत सर के नाम पर थे। 100 शेयर्स गुरप्रीत सर के नाम पर थे। ठीक है, ओके सर। अब कंपनी ने 30 सितंबर 2024 को एजीएम बुलाई और एजीएम में फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। एजीएम में क्या डिक्लेयर कर दिया? फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। और कंपनी ने यहां पर रखी है 28 सितंबर को क्या रखा गया? रिकॉर्ड डेट रखी। रिकॉर्ड डेट मतलब हम इस दिन के रजिस्टर को चेक करेंगे कि रजिस्टर में किसका नाम लिखा हुआ है, रजिस्टर में किसका नाम लिखा हुआ है। ओके, ओके सर।
मान लीजिए गुरप्रीत सर ने 15 अप्रैल को ये शेयर गुरप्रीत सर ने नूरा मैम को ट्रांसफर कर दिए। किसको ट्रांसफर कर दिए? नूरा मैम को ट्रांसफर कर दिए। और 30 अप्रैल को नूरा मैम के नाम पर कंपनी ने रजिस्टर में गुरप्रीत सर का नाम काट के नूरा मैम का नाम लिख लिया। अब सवाल यह आता है, ये जो फाइनल डिविडेंड है ये गुरप्रीत सर को मिलेगा या नूरा मैम को? तो आप देखो 28 सितंबर को जब हम रजिस्टर खोलेंगे तो रजिस्टर पर किसका नाम लिखा होगा? नूरा मैम का नाम लिखा होगा या गुरप्रीत सर का? उस दिन बेटा नाम लिखा होगा नूरा मैम का, क्योंकि 30 अप्रैल को ही रजिस्टर में नूरा मैम का आ गया था, यानी 28 सितंबर को भी नूरा मैम का नाम लिखा होगा। तो यहां पर डिविडेंड किसको दिया जाएगा? यहां पर डिविडेंड जो है नूरा मैम को दिया जाएगा। सर ऊपर वाले एग्जांपल और नीचे वाले एग्जांपल में क्या फर्क है? बेटा ऊपर वाले एग्जांपल में कोई रिकॉर्ड डेट नहीं थी तो हमने एजीएम की डेट का रजिस्टर देखा था, बट इस वाले एग्जांपल में क्योंकि रिकॉर्ड डेट है तो हमने एजीएम का रजिस्टर नहीं देखा, एजीएम वाली तारीख का, हमने रिकॉर्ड डेट वाली तारीख का रजिस्टर देखा है। बस इतना ही फर्क है, बाकी कॉन्सेप्ट सेम है कि जिसका भी नाम उस दिन को रजिस्टर में लिखा होगा उसको मुंह पे पैसा फेंक के मार देंगे, तो इलुस्ट्रेशन नंबर 5 सारे बच्चे रीड करेंगे। इलुस्ट्रेशन नंबर 5 सारे बच्चे इलुस्ट्रेशन 5 करेंगे। मेरे ख्याल से रिकॉर्ड डेट वाला एग्जांपल होना चाहिए। हाँ, ये रिकॉर्ड डेट वाला है। इलुस्ट्रेशन 5 रिकॉर्ड डेट और इलुस्ट्रेशन 6 विदाउट रिकॉर्ड डेट वाला है। आएगा विवेक बेटा, वो भी आएगा केस, डोंट वरी। वक्त लगेगा बट वो भी आएगा, सब वक्त के साथ आएगा। थोड़ा हट जाऊं क्या साइड? साइड हट जाऊं? प्रशांत बेटा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डन, चलिए, ग्रेट ग्रेट। तो अभी तक हमने सिर्फ एक पॉइंट पढ़ा, अभी पूरा पॉइंट हुआ ही नहीं है, अभी सिर्फ हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा कि डिविडेंड किसको पे करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है डिविडेंड पे करते हैं रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को जिसका नाम रजिस्टर में मेंशन्ड है। दूसरा पॉइंट है हिज बैंकर का मतलब है उसके बैंक को। अगर मान लीजिए, अब ये क्या हो गया, अगर मान लीजिए गुरप्रीत सर का बैंक अकाउंट है कोटक महिंद्रा लिमिटेड में, गुरप्रीत सर का बैंक अकाउंट है और गुरप्रीत सर एक्स लिमिटेड के शेयर होल्डर है, रजिस्टर्ड शेयर होल्डर है। एक्स लिमिटेड ने क्या किया? गुरप्रीत सर को डिविडेंड देना था। सबसे पहला रूल क्या है कि एक्स लिमिटेड डिविडेंड किसको देगी? गुरप्रीत सर को देगी। बट अगर एक्स लिमिटेड के पास गुरप्रीत सर का बैंक अकाउंट नंबर है और सारी डिटेल्स हैं उससे रिलेटेड, तो ये कंपनी क्या करेगी? सीधा पैसा किसको दे देगी? गुरप्रीत सर के बैंक को दे देगी और बैंक क्या करेगा? गुरप्रीत सर के बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। योर अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ 3 रुपीज डिविडेंड। क्या आएगा मेरे पास मैसेज? योर अकाउंट इज क्रेडिटेड विथ ₹3। और फिर जैसे ही मैं स्टेटमेंट चेक करूंगा मुझे पता चल जाएगा कि ये मुझे एक्स लिमिटेड से क्या आ गया है? डिविडेंड आ चुका है। तो या तो आप रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को पे कर सकते हो
या रजिस्टर्ड शेयर होल्डर के बैंक को पे कर सकते हो। अगर मैंने उन्हें अपने बैंक की डिटेल दे रखी है तो सीधा मेरे बैंक अकाउंट में भी पैसा आ सकता है, और टू हिज बैंकर। और लास्ट है बेटा, लास्ट, या तो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर या हिज बैंकर, या थर्ड और टू हिज ऑर्डर। टू हिज ऑर्डर मतलब अगर गुरप्रीत सर ने कंपनी को बोला है कि पैसा मुझे नहीं चाहिए, गुरप्रीत सर ने कंपनी को ऑर्डर दे दिया। गुरप्रीत सर कौन है? रजिस्टर्ड शेयर होल्डर है, जिनका नाम रजिस्टर में शेयर है, रजिस्टर में लिखा हुआ है। बट मैंने कंपनी को ऑर्डर दिया है कि यह पैसा मुझे नहीं देना, ये पैसा किसको देना? ये पैसा आप चुरप्रीत को दे देना, ये पैसा आप चुरप्रीत को दे देना, या ये पैसा आप नूरा को दे देना। तो गुरप्रीत सर, अगर रजिस्टर्ड शेयर होल्डर ने कंपनी को ऑर्डर दे रखा है कि ये पैसा मुझे नहीं, इसको जाना चाहिए, तो फिर कंपनी रजिस्टर्ड शेयर होल्डर के ऑर्डर को मानकर पैसा गुरप्रीत सर को ना पे कर किसको करेगी? जिसको गुरप्रीत सर ने ऑर्डर किया हुआ है, जिसको गुरप्रीत सर ने ऑर्डर किया हुआ है। तो पैसा किसको पे होगा? 3 लोगों को पे हो सकता है। या तो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को पे हो सकता है, रजिस्टर्ड शेयर होल्डर मतलब जिसका नाम रजिस्टर में मेंशन है, या तो एजीएम की डेट पे या रिकॉर्ड डेट पे, या उसके बैंक को पैसा पे हो सकता है, या अगर उसने ऑर्डर दिया है कंपनी को किसी और को पे करने का तो उसे भी पे किया जा सकता है, उसे भी पे किया जा सकता है। यही बात यहां पर लिखी हुई है कि डिविडेंड शॉल बी पेबल। आप डिविडेंड किसको पे कर सकते हो? ओनली रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को पे कर दो, या उसने ऑर्डर दिया है तो उसके ऑर्डर के हिसाब से पे कर दो, जिसको भी ऑर्डर बोला है, या उसके बैंक को पे कर सकते हो, या उसको बैंक को पे कर सकते हो। सो इन केस अ शेयर होल्डर, अगर शेयर होल्डर कंपनी को इंफॉर्म कर देता है कि डिविडेंड मुझे डायरेक्टली नहीं, मुझे किसको पे करो? मेरे बैंक को पे करो, तो कंपनी जो है उसके बैंक को पे कर देगी, और लॉ मान लेगा कि अगर कंपनी ने कोटक महिंद्रा को पैसा भेजा है तो अल्टीमेटली कंपनी ने किसको पैसा भेजा है? गुरप्रीत सर को पैसा भेजा है, गुरप्रीत सर को पैसा भेजा है। यह पैराग्राफ आप कट कर देंगे और यहां पे लिख लेंगे कवर्ड इन सेक्शन 126। सर क्यों लिखवा रहे हो? बिकॉज ये पॉइंट दोबारा से यहां पढ़ाऊंगा, फिर दोबारा से सेक्शन 126 में पढ़ाऊंगा, तो भैया जब डिटेल में पढ़ाना ही है पॉइंट तो सीधा सेक्शन 126 में पढ़ा दूंगा ना यार, डिटेल में सीधा सेक्शन 126 में पढ़ा दूंगा डिटेल में। सारे बच्चे नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे नोट, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, आप खुद से रीड करो और बताओ क्या मैंने पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है। लास्ट क्लास में मैंने पढ़ा दिया था, आप खुद से रीड करो सेक्शन 51 क्या कह रहा है। फिर अगर नहीं समझ आएगा तो मैं तो बैठा ही हूं, आप रीड करके देखेंगे, फिर मैं एक बार ही समझा देता हूं। ना 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 ना। पढ़ लिया पढ़ लिया पढ़ लिया पढ़ लिया पढ़ लिया पढ़ लिया पढ़ लिया। चलिए आइए रिपीट कर देते हैं, कोई बात नहीं, लेट मी रिपीट इट। आप भूल गए होंगे बट मैं रिपीट कर रहा हूं आपके लिए फिर से। शेयर्स की वैल्यू है, शेयर्स की फेस वैल्यू है 10 रुपीज, शेयर्स की फेस वैल्यू है 10 रुपीज, पेडअप वैल्यू है 5 रुपए। शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है, पेडअप वैल्यू है 5 रुपए। कंपनी कह रही है मैं इस बार 10% डिविडेंड दूंगा, तो क्वेश्चन ये आता है ये 10% डिविडेंड ऑफ फेस वैल्यू होता है या 10% ऑफ डिविडेंड, 10% ऑफ डिविडेंड पेडअप का होता है। ये जो 10% डिविडेंड होता है ये किसका होता है? ठीक है, 10% डिविडेंड किसका होता है? फेस वैल्यू का होता है या पेडअप वैल्यू का? तो नॉर्मल रूल मैंने आपको बताया था, नॉर्मल रूल ये बोलता है
कि 10% हमेशा किसका होगा, फेस वैल्यू का होगा, यानी 10% ऑफ 10 रुपीज दैट इज 1 रुपीज का डिविडेंड होगा, 1 रुपीज का डिविडेंड होगा। लेकिन 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 सेक्शन नंबर 51 ऑफ दी कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कि अगर उस कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अथॉरिटी है, अगर उस कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर अथॉरिटी है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, 10% फेस वैल्यू का ना लेकर पेड अप वैल्यू का ले सकते हो, यानी आप पेड अप वैल्यू का 10% ले सकते हो, दैट इज 10% ऑफ 5 रुपए, कितना आएगा, 0.50 पैसा। ठीक है, यही एग्जाम्पल यहां पर लिखा हुआ है कि सेक्शन 51 अगर कंपनी को आर्टिकल्स में अथॉरिटी है, अगर कंपनी को आर्टिकल्स में अथॉरिटी है तो वो डिविडेंड क्या कर सकती है, पेड अप अमाउंट पे दे सकती है, पेड अप अमाउंट में दे सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर कुछ शेयर होल्डर है जिन्होंने 10 रुपए की फेस वैल्यू पे सिर्फ 5 रुपए पे करा हुआ है, तो उन्हें डिविडेंड किस पर दिया जाएगा, 5 रुपए से मल्टीप्लाई करा जाएगा, अगर आर्टिकल्स में अलाउड है, अगर आर्टिकल्स में अलाउड है तो। ठीक है, मतलब इस एग्जाम्पल में बोला गया है, मान लीजिए फेस वैल्यू 10 रुपीज है, फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज, फेस वैल्यू 10 रुपीज है, और कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है 5 रुपए पर शेयर का, 5 रुपए पर शेयर का। तो मुझे बताइए, अगर पेड अप वैल्यू 5 रुपए है, तो 5 रुपए वाले को कितना डिविडेंड मिलेगा, तो 5 रुपए वाले को कितना डिविडेंड मिलेगा, 10 रुपए की फेस वैल्यू पे 5 रुपए डिविडेंड मिल रहा है, 10 रुपए की फेस वैल्यू पर 5 रुपए डिविडेंड मिल रहा है, तो 5 रुपए की पेड अप वैल्यू पर कितना डिविडेंड मिलेगा, 2.5 रुपीज का मिलेगा, आधा हो जाएगा ना, आपने आधा पैसा किया तो आपको आधा पैसा मिलेगा। जिन्होंने 10 रुपए पे कर रखा होगा उन्हें 5 रुपए मिलेंगे, लेकिन ये कब होगा, जब सेक्शन 51 लग रहा होगा, कंपनी के आर्टिकल्स में पावर होगी तब लगेगा। ये कब लगेगा, जब कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा, तब ये वाला फॉर्मूला लग सकता है, तब ये वाला फॉर्मूला लग सकता है। ठीक है, चलिए, ओके सर। अब हमने ये तो जान लिया कि डिविडेंड किसको पे करना है, बट अभी ये जानना बाकी है कि डिविडेंड किस फॉर्म में पे होगा, डिविडेंड किस फॉर्म में पे होगा, डिविडेंड किस फॉर्म में पे होगा। आप चाहो तो कैश में पे कर दो, आप चाहो तो चेक में पे कर दो, आप चाहो तो इलेक्ट्रॉनिक मोड, आज की तारीख में बेटा मोस्टली कंपनियां जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मोड से पे करती हैं, आज की तारीख में मोस्टली कंपनियां किससे पे करती हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोड से पे करती है, हमारे अकाउंट में आ जाता है, मेरे तो रोज आता रहता है, कभी 10 पैसे का डिविडेंड आ जाता है, मैं गरीब हूं ना, 20 पैसे का, और नितिन सर के अकाउंट में 1 करोड़ 2 करोड़ के ऐसे डिविडेंड गिरते रहते हैं। ठीक है, और एक लास्ट आता है, कंपनी कैश में भी पे कर सकती है, चेक में भी पे कर सकती है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी पे कर सकती है, और एक लास्ट आता है डिविडेंड वारंट। आज की तारीख में बेटा डिविडेंड वारंट चलते नहीं है, आज की तारीख में क्या नहीं चलते हैं, डिविडेंड वारंट चलते नहीं है, बट क्योंकि बुक में लिखा है तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, सर डिविडेंड वारंट क्या होता है। आप चाहो तो डिविडेंड वारंट की फॉर्म में भी पे कर सकते हो, डिविडेंड वारंट की फॉर्म में भी पे कर सकते हो। अब डिविडेंड वारंट होता क्या है वो समझ लेते हैं, चेक वेक तो आपको पता होगा, है ना। सर डिविडेंड वारंट क्या होता है बेटा, कंपनी क्या करती है, एक डॉक्यूमेंट इशू करती है, क्या इशू करती है, एक डॉक्यूमेंट इशू करती है, जिस डॉक्यूमेंट का नाम होता है डिविडेंड वारंट, डिविडेंड वारंट, जिस डॉक्यूमेंट का नाम होता है डिविडेंड वारंट। मान लीजिए इस कंपनी ने शेयर होल्डर को मिस्टर एक्स को 50,000 रुपए का डिविडेंड देना था, मान लीजिए, ठीक है, ओके। इस कंपनी ने मिस्टर एक्स को 50,000 रुपए का क्या देना था, डिविडेंड देना था, ओके।
ओके सर। तो कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने एक डिविडेंड वारंट इशू करा जिस पर लिख दिया कि आई विल पे ₹50,000 टू मिस्टर एक्स फॉर डिविडेंड, टू मिस्टर एक्स फॉर डिविडेंड, टू मिस्टर एक्स फॉर डिविडेंड। आई विल पे रुपीज फॉर डिविडेंड फॉर FY 22-23, फॉर FY 22-23। और यहां पर कंपनी ने क्या किया मेरे बच्चा, सिग्नेचर कर दिया, सिग्नेचर करवा दिए डायरेक्टर के, और ये डॉक्यूमेंट किसको भेज दिया, मिस्टर एक्स को भेज दिया। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट किसको भेज दिया, मिस्टर एक्स को मेरे बच्चा ये डॉक्यूमेंट भेज दिया। अब ये डॉक्यूमेंट मिलने से क्या मिस्टर एक्स को पैसे मिले या नहीं मिले, सारे बच्चे बताओ, क्या डॉक्यूमेंट मिलने से मिस्टर एक्स को पैसे मिले या सिर्फ डॉक्यूमेंट मिला? यस, अभी तक सिर्फ डॉक्यूमेंट मिला है, बट मिस्टर एक्स इस डॉक्यूमेंट को कंपनी में सबमिट करके, कंपनी में सबमिट करके 50,000 रुपए ले सकता है, 50,000 रुपए ले सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम ये डॉक्यूमेंट ले जा सकते हैं, कंपनी में जाकर जमा कराएंगे। जो भी पर्सन इस डिविडेंड वारंट को जाकर कंपनी में जमा कराएगा उसे क्या मिल जाएंगे, 50,000 रुपए मिल जाएंगे। सो डिविडेंड वारंट से पैसा नहीं मिलता, लेकिन आपके पास लीगल राइट है कि कंपनी में जाकर आप 50,000 रुपए ले सकते हो। और इसीलिए यह आज की तारीख में चलता नहीं है। अब हां, पहले क्यों चलता था, यह भी बढ़िया क्वेश्चन है सर। पहले डिविडेंड वारंट क्यों चलता था सर, पहले डिविडेंड वारंट क्यों चलता था? बेटा बहुत सिंपल सा आंसर है। पहले क्या, सबके पास देखो, अगर मान लो एक पर्सन गांव में रहता है, एक पर्सन कहां रहता है, गांव में रहता है, वो कंपनी के शेयर्स का शेयर होल्डर है, वो कंपनी के शेयर्स का क्या है, शेयर होल्डर। अब कंपनी के पास दो ऑप्शन है, इस पर्सन के पास बैंक अकाउंट नहीं है तो इसे पैसा तो भेज नहीं सकते क्योंकि इसके पास बैंक अकाउंट नहीं है। अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी ये कर सकती थी कि इसे कैश भेज दे, इसे कैश भेज दे, लेकिन कैश तो रास्ते में ही गायब हो सकता है कि नहीं। अगर हम कैश भेज देंगे, किसी ने रास्ते में निकाल लिया तो इस तक तो कैश पहुंचा नहीं पहुंचा, दिक्कत है। तो कंपनी ने कहा कैश भेजने की सबसे बड़ी दिक्कत है, रास्ते में चोरी हो सकता है, रास्ते में कैश भेजा इसे चोरी हो गया। लेकिन अगर हम इसे डिविडेंड वारंट भेजेंगे तो चोरी भी हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस पे इस पर्सन का नाम लिखा है तो पैसा तो इसी पर्सन को मिलेगा। यस और नो? अगर कैश चोरी हो गई तो वो तो खर्च लेगा, लेकिन कोई इंसान डिविडेंड वारंट क्यों चुराएगा? तो ऐसा इंसान जिसके पास बैंक अकाउंट वगैरह नहीं है, गांव में बैठा है कंपनी का शेयर होल्डर बनके, तो ऐसे पर्सन को हम क्या भेज देते थे, डिविडेंड वारंट भेज देते थे कि भाई देख, तेरे को पैसा लेना हो ले लियो, हमने अपनी तरफ से डिविडेंड वारंट भेज दिया, जब तेरा मन हो आकर अपने पैसे ले जाना, जब तेरा मन हो आकर अपने पैसे वापस ले जाना। ठीक है, ओके सर। चलिए, अच्छा एक क्वेश्चन आता है, मान लीजिए हमें कंपनी ने मिस्टर एक्स को 50,000 रुपए देने थे, मिस्टर एक्स को 50,000 का डिविडेंड देना था, तो क्या कंपनी उसे मिस्टर एक्स को पैसे की जगह 50,000 रुपए के गुड्स दे सकती है क्या? यानी कैन डिविडेंड बी गिवन इन काइंड? क्या डिविडेंड को काइंड में दिया जा सकता है? कह रही 50,000 नहीं लेने, गुड्स ले लो, कह रही 50,000 नहीं लेने, गुड्स ले लो। द आंसर इज नो। ऐसा होता तो फिजिक्स वाला प्राइवेट लिमिटेड क्या करती, फिजिक्स वाला प्राइवेट लिमिटेड अलग सर को बोलती, कहती अलग सर, आपको मैं आपको 5 लाख रुपए का डिविडेंड दे रही हूं,
मैं आपको क्या दे रही हूं, 5 लाख रुपए का डिविडेंड दे रही हूं। सुनो सुनो, अरे सुन तो लो, ओ सुन तो लो। 5 लाख रुपए के डिविडेंड की जगह तुम ऐसा कर लो, कोर्सेज ले लो 5 लाख रुपए के, ये लो पढ़ाई कर लेना, 5 लाख रुपए के कोर्सेज ले लो। क्या ऐसा कर सकती है, 5 लाख रुपए के डिविडेंड की जगह 5 लाख रुपए के कोर्सेज का एक्सेस दे दिया? द आंसर इज नो भाई, द आंसर इज नो। ठीक है, गुरप्रीत समोसे वाला ने कहा जी समोसे ले जाओ जी, शेयर होल्डर्स को समोसे ले जाओ भैया, पैसे नहीं। चलिए, सो यही बात यहां पर लिखी हुई है कि डिविडेंड जो होगा वो कैश में पेएबल होगा। ठीक है, ओके, डिविडेंड जो होगा कैश में पेएबल होगा, नॉट इन काइंड, काइंड में पे नहीं हो सकता है, काइंड में पे नहीं हो सकता है। ठीक है, डिविडेंड्स दैट आर पेएबल टू द शेयर होल्डर्स इन कैश में ऑल्सो, आप चाहे कैश में पे करो, चाहे चेक में पे करो, चाहे डिविडेंड वारंट में पे करो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मोड में पे करो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मोड में पे करो। अच्छा, कितने दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर डिविडेंड पे हो जाना चाहिए, जल्दी बताइए, कितने दिन के अंदर डिविडेंड पे हो जाना चाहिए? वेरी गुड। अगर कंपनी 30 दिन के अंदर डिविडेंड पे नहीं करती है, यानी कंपनी को, पेजेस ही खत्म हो गया आज, वाह। वेरी गुड। कंपनी को या तो 30 दिन के अंदर, या तो 30 दिन के अंदर डिविडेंड पे कर देना है, या तो 30 डेज में डिविडेंड पे कर देना है, या 30 डेज में, 30 डेज में डिविडेंड, डिविडेंड वारंट, डिविडेंड वारंट पोस्ट कर देना है, वरना कंपनी पर क्या लग जाएगी, सेक्शन 127 की पेनल्टी लग जाएगी, वरना कंपनी के ऊपर सेक्शन 127 की पेनल्टी लग जाएगी, वरना कंपनी के ऊपर सेक्शन 127 की क्या लग जाएगी, पेनल्टी लग जाएगी। ठीक है, या तो 30 दिन में डिविडेंड पे कर दो, या तो 30 दिन में डिविडेंड वारंट पोस्ट कर दो, पोस्ट कर दो, तो सेक्शन 127 की क्या लगेगी, पेनल्टी लग जाएगी। सेक्शन 127 की पेनल्टी क्या है वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, डोंट वरी, वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, डोंट वरी। ठीक है, ओके सर, एक लास्ट क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। मान लीजिए एक कंपनी है, उसने अपने शेयर होल्डर को, उसने अपने शेयर होल्डर को 5 लाख रुपए का डिविडेंड देना था, 5 लाख रुपए का डिविडेंड देना था, 5 लाख रुपए का डिविडेंड देना था। ठीक है, 5 लाख रुपए का डिविडेंड देना था, ओके। लेकिन कंपनी कह रही है, अगर कंपनी डिविडेंड देती तो क्या एंट्री मारेगी, मुझे बताओगे एक बारी, कंपनी अगर डिविडेंड देगी तो क्या एंट्री मारेगी? रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट, डेबिट टू बैंक अकाउंट, यस और नो, टू बैंक अकाउंट 5 लाख रुपया, टू 5 लाख रुपया, ये एंट्री मारेगी। लेकिन कंपनी ने क्या किया, लेकिन कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने कहा, बोला कि डिविडेंड दूंगी, बट डिविडेंड बोल के, डिविडेंड बोल के, डिविडेंड बोल के बोनस शेयर्स दे दिए, बोनस शेयर, बोनस शेयर की क्या एंट्री होती है, रिजर्व एंड सरप्लस, डेबिट 5 लाख टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल 5 लाख। क्या कंपनी ऐसा कर सकती है? क्या कंपनी ऐसा कर सकती है कि बोला डिविडेंड दूंगी, बट 5 लाख के डिविडेंड की जगह बोनस शेयर थमा दिए, बोनस शेयर थमा दिए? द आंसर इज नो। कंपनी ऐसा नहीं कर सकती कि डिविडेंड अनाउंस करके,
कंपनी ऐसा नहीं कर सकती कि डिविडेंड अनाउंस करके बोनस शेयर पकड़ा दे। गोल्ड भी नहीं दे सकती, कुछ नहीं दे सकती दोस्त, कैश देना पड़ेगा, कैश। ठीक है, ओके सर। सो यही बात यहां पर लिखी है, सारे बच्चे इस पैराग्राफ को रीड कर लेंगे। तजीन कह रही है सर 1 घंटा और पढ़ाओ। अरे तजीन बेटा तुम कितनी अच्छी हो बेटा। तुम लोग यार बड़ी जल्दी थक जाते हो यार। पुराने वाले बैच वाले बच्चों को तो मैं 6-6 घंटे पढ़ा देता था। अभी तो मेरी इसके बाद एक और क्लास है यार। तुम लोग थक जाते हो यार। चलिए अब तुम थक रहे हो, रो रहे हो, रोतड़ू राम हो सारे। ठीक है, अभी तक एक सेक्शन भी खत्म नहीं हुआ है। सेक्शन 123 चल रहा है, बट अभी तक खत्म नहीं हुआ है। दूसरी क्लास हो गई है, 123 चल रहा है, यहां से 124 स्टार्ट हो रहा है यहां से। बट ठीक है, चलो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं हम, क्लास ओवर करते हैं भाई। क्या लिखना है नोट्स में बता दो, बिल्कुल बता देता हूं। सेक्शन नंबर 123, सेक्शन नंबर 123, रूल 3, हैंड रिटन नोट्स। रूल 3, हैंड रिटन नोट। चलो आइए आगे चलते हैं। होमवर्क बता देता हूं, राइटिंग प्रैक्टिस होमवर्क। राइटिंग प्रैक्टिस होमवर्क, आपको चैप्टर 3 क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 राइट करना है। क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 राइट करना है, ठीक है, पीडब्ल्यू बुक से। पीडब्ल्यू बुक से। सर हैंड रिटन नोट्स में क्या लिखना है वो बता दो। बता देता हूं, हैंड रिटन नोट्स में क्या लिखना है। आपको डिविडेंड की डेफिनेशन लिखनी है, डिफरेंस लिखना है इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड का, और डिविडेंड ऑफ डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड सेक्शन 123 पूरा लिखना है। यहां तक आपको पूरा लिख लेना है, ठीक है, यहां तक आपको पूरा लिख लेना है। ठीक है, अब हम लोग कब मिलेंगे, ट्यूसडे को। ट्यूसडे को ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है, ट्यूसडे को मेरे बच्चा ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। ट्यूसडे को ये चैप्टर ओवर हो जाएगा, अब कुछ बचा नहीं है इसमें। क्या बात कर रहे हो सर, एक ही सेक्शन खत्म नहीं हुआ आप क्या, हाँ, लेकिन ट्यूसडे को सेक्शन ओवर हो जाएगा, चैप्टर ओवर हो जाएगा फॉर श्योर। करम कह रहा है सेक्शन 123 पूरा कर दो। अब आधे बच्चे रो रहे हैं, आधे बच्चे सो रहे हैं, आधे बच्चे खो रहे हैं, क्या करूं। होली का यार कोई गाना ही याद नहीं आ रहा, क्या है, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे, होली है। ठीक है, चलिए टाटा बाय बाय, ख्याल रखना सब लोग अपना, है ना, चलो।